जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मुक्तक सिंह राठौड़। सीडीएस के विक्रांत बैच में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है दिल्ली सल्तनत, जिसमें हम दिल्ली सल्तनत की स्लेव और खिलजी डायनेस्टी और दूसरी डायनेस्टीज़ के बारे में बात करेंगे, उसके आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे और उसके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे हम पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत की, जिसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट है स्लेव डायनेस्टी। आप सभी जानते हो कि स्लेव डायनेस्टी फॉलोड बाय खिलजी डायनेस्टी फॉलोड बाय तुगलक डायनेस्टी फॉलोड बाय सैयद एंड लोधी डायनेस्टी, इतनी डायनेस्टीज ने मिलके 1206 एडी से लेके 1290 एडी के बीच, 1206 एडी से लेके 1526 एडी के बीच में दिल्ली सल्तनत को रूल किया था। जिसमें पहली इंपॉर्टेंट डायनेस्टी जो ना सिर्फ दिल्ली सल्तनत को रूल करती है सबसे पहले, बल्कि उसका एस्टैब्लिशमेंट भी करती है, वो होती है स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसका फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम हुआ करता था, उसका स्लेव हुआ करता था। और मोहम्मद गौरी की डेथ के बाद ही वो इंडिपेंडेंट हुआ और उसने जिस इलाके की गवर्नरशिप रखी हुई थी उस इलाके में इंडिपेंडेंस अज्यूम करके एक डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया। तो क्योंकि वो गुलाम था, इसीलिए इस डायनेस्टी को गुलाम वंश या स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है। जहाँ तक कुतुबुद्दीन ऐबक के अचीवमेंट की बात करें, सबसे पहले बात करेंगे उसके रूलिंग पीरियड की, जो 1206 एडी से लेके 1210 एडी के बीच में था। बहुत लंबे समय तक कुतुबुद्दीन ऐबक रूल नहीं कर पाया था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो गई थी 1210 एडी में, जब वो चौगान खेल रहा था, जो कि पोलो की तरह ही एक खेल होता था, घोड़े की पीठ पर बैठकर खेला जाने वाला, जिसमें वो गिर गया, उसको बहुत ज़्यादा चोट लगी और वो बच नहीं पाया, उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन डेथ से पहले उसके क्या अचीवमेंट होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लाख बख्श। एक ज़माना था जब मोहम्मद गौरी ने लाखों के गिफ्ट्स कुतुबुद्दीन ऐबक को दिए थे, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने वो लाखों के गिफ्ट अपने नौकरों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे। जिसके बाद मोहम्मद गौरी ने इसको ये टाइटल दिया था, जिसे कहते थे लाख बख्श, और यही नाम से एक निकनेम के तौर पे ये इसके साथ हमेशा के लिए जुड़ गया। कुछ आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट्स इसने करवाए थे दिल्ली के अंदर। जब तुर्कों ने नया नया उत्तर भारत जीता था, तो वो बहुत ही एनरेज्ड थे, गुस्से में थे और अपनी विक्ट्री के नशे में भी थे, और इसीलिए उन्होंने बहुत सारा डिस्ट्रक्शन किया। दिल्ली के अंदर कुछ जैन और हिंदू मंदिरों को तोड़कर उसी मटेरियल को रीयूज करके एक कॉम्प्लेक्स बनाया, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, जो प्रेजेंट डे साउथ दिल्ली के अंदर सिचुएटेड है, जिसको कुतुब कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। और यहीं पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नाम के एक चिश्ती सिलसिले के सूफी सेंट के ऑनर में एक मीनार तामील करवाई, जिसका नाम था कुतुब मीनार। साथ ही साथ इन्होंने उत्तर भारत में पहली बड़ी मस्जिद का भी निर्माण करवाया, जो कि कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क के नाम से जानी गई। और अजमेर के अंदर भी एक संस्कृत स्कूल को डिस्ट्रॉय करके उसके मटेरियल को रीयूज करके वहाँ पे भी एक मस्जिद बनाई, जिसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता था। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने सारे कंस्ट्रक्शंस शुरू तो करवाए थे, बट क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक खुद बहुत लंबे समय तक रूल ही नहीं कर पाया था, तो इनमें से एक को भी पूरा नहीं कर पाया। और उसको पूरा करने का काम किया उसके बाद आने वाले रूलर ने, जिसका नाम था सुल्तान अल्तमश, या जिसे अंग्रेजी में सुल्तान इल्तुतमिश भी कहा जाता है। सुल्तान इल्तुतमिश ओरिजिनली प्रेस्टिजियस इल्बरी टर्किश ट्राइब का एक लड़का था, जिसकी पेरेंट्स की डेथ के बाद में वो स्लेव या गुलाम बन गया था। पहले पर्शिया में बेचा गया और पर्शिया से फिर बाद में उसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको खरीद के अपना गुलाम बना लिया। इसीलिए ये जब रूलर बना बाद में, तो इसको कहा गया गुलाम का गुलाम, क्योंकि खुद कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, बट पावरफुल हो गया था तो उसने भी गुलाम खरीद लिया एक। तो गुलाम का गुलाम ये अगला रूलर बनता है। ये एक्चुअली दूसरा रूलर नहीं था, ही वॉज द थर्ड रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ के बाद कुछ समय के लिए उसका बेटा आराम बख्श रूलर बन गया था, लेकिन आराम बख्श इतना केपेबल नहीं था, और इसीलिए ज़्यादातर जो दरबारी नोबल मैन थे, उन्होंने इल्तुतमिश को चूज़ किया, जो अब गुलाम नहीं रह गया था, फ्री हो चुका था। क्योंकि एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पे 2-3 लाइंस लिखी हुई है, उनको मैं समझाता हूँ आपको। Although a slave of Aibak, he was freed from slavery of Aibak by Ghori when Aibak still was a slave of Ghori.
जब इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था तो काबिल बहुत था, केपेबल बहुत था, इसलिए इसको बंदायूं नाम की जगह की गवर्नरशिप दी गई थी। बंदायूं नाम की गवर्नरशिप पर रहते हुए इसको मोहम्मद गौरी ने पंजाब में बुलाया था एक मिलिट्री एक्सपीडिशन के लिए, जो कि खोखर जाट ट्राइब के खिलाफ हुआ था। और वहाँ पे सुल्तान अल्तमश ने बहुत ही अच्छा गैलेंट एक्शन किया था अपने ट्रूप्स के साथ में। इससे खुश होके मोहम्मद गौरी ने, क्योंकि मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक का भी मास्टर था ना, तो उस अधिकार से मोहम्मद गौरी ने इल्तुतमिश को गुलामी से आज़ाद करवा दिया था। तो अपने मास्टर से इसका मास्टर यानी कि इल्तुतमिश का मास्टर कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसके गुलामी से आज़ाद होने से पहले ही इल्तुतमिश गुलामी से आज़ाद हो चुका था बिकॉज ऑफ मोहम्मद गौरी। कुतुबुद्दीन ऐबक तब आज़ाद हुआ गुलामी से जब मोहम्मद गौरी की डेथ होती है। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसके बारे में कि गुलामी से बहुत पहले ही आज़ाद हो चुका था। He originally belonged to the prestigious Ilbari Turkish tribe and definitely he was also a very good looking man। और इसीलिए मोहम्मद गौरी भी और कुतुबुद्दीन ऐबक भी इनको बहुत पसंद करते थे, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनको इसीलिए अपना गुलाम भी बनवाया था। आगे चल के ये काफ़ी केपेबल भी साबित हुए, लेकिन ये ज़्यादा याद किया जाता है अपने रिफॉर्म्स के लिए, क्योंकि इसको रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत भी कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत? कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत कम समय के लिए रूल करता है ना, तो वो दिल्ली सल्तनत को इस्टेब्लिश तो कर देता है, लेकिन दिल्ली सल्तनत को वो ग्रो नहीं कर पाता है। तो वो दिल्ली सल्तनत का ग्रोथ इल्तुतमिश ने करवाया। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके चलते इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर कहा जाता है। एक एक पॉइंट अपन रीड करते हैं। पहला पॉइंट, ही मेड अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी, जिसके बिना दिल्ली सल्तनत का एग्जिस्टेंस ही पॉसिबल नहीं था। दूसरा, ही इस्टेब्लिश्ड द इख्तादारी सिस्टम, जिसकी वजह से ही दिल्ली सल्तनत का एक एडमिनिस्ट्रेशन चला था। इख्तादारी सिस्टम क्या होता है यह आगे आने वाली स्लाइड्स में हम देखेंगे, क्योंकि हम एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी इस लेक्चर में अलग से बात करेंगे। इन्होंने चहलगानी सिस्टम भी इस्टेब्लिश किया, विच वॉज अ ग्रुप ऑफ 40 टर्किश स्लेव्स, जिनकी मदद से ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे। ये 40 टर्किश स्लेव्स में से कुछ इनके पर्सनल अटेंडेंट हुआ करते थे, कुछ इनके एडवाइज़र्स हुआ करते थे, कुछ इनके इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हुआ करते थे। इन 40 तुर्क गुलामों के ऊपर इल्तुतमिश को बड़ा भरोसा था, और इल्तुतमिश इन 40 तुर्क गुलामों का यूज़ करता था सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए। तो ये चहलगानी सिस्टम इल्तुतमिश के लिए तो बहुत बढ़िया था, लेकिन आने वाले वक्त में चहलगानी सिस्टम को हम देखेंगे कि ये बहुत ही ट्रबलसम बन गया दिल्ली सल्तनत के रूलर्स के लिए। मॉनिटरी रिफॉर्म्स भी लागू किए इल्तुतमिश ने जब उसने टंका और जितल नाम के सिक्कों को इशू किया। टंका जो कि एक चांदी के सिक्कों को कहते थे, और जितल जो कि एक कॉपर के सिक्के को कहते थे। क्योंकि इल्तुतमिश ने पंजाब से लेके बंगाल तक के इलाके को जीत लिया था, जो उससे पहले अलग अलग रूलर्स के कब्जे में थे, और उन अलग अलग रूलर्स की अलग अलग कैपिटल, अलग अलग करेंसी हुआ करती थी। तो यहाँ पे अब क्योंकि पंजाब से लेके बंगाल तक का इलाका दिल्ली सल्तनत के कब्जे में आ गया था, तो मॉनिटरी रेगुलेशन के लिए एक करेंसी होना बहुत ज़रूरी थी। तो इसीलिए इसने टंका और जितल को इशू किया। अपनी डिप्लोमेसी के चलते इसने चंगेज़ खान को भारत आने से रोक दिया। दरअसल बात ऐसी थी कि चंगेज़ खान उन दिनों मंगोलिया से निकल के पूरे सेंट्रल एशिया को जीत चुका था, और अफ़गानिस्तान को जीतने के प्रोसेस में उसका दुश्मन बन गया था अफ़गानिस्तान का जलालुद्दीन ख्वारिज़्म शाह, जो चंगेज़ खान से बचने के लिए भारत आना चाहता था। लेकिन इल्तुतमिश ने उसको भारत आने नहीं दिया, उसके रिक्वेस्ट को ठुकरा दिया। तो चंगेज़ खान के लिए कोई बड़ी वजह नहीं रह गई थी भारत के अंदर घुस के हमला करने की। दूसरा, चंगेज़ खान को इंडस रिवर पार करने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी, कोई बड़ी वजह थी नहीं चंगेज़ खान के सामने भारत में जाने की। तो कहीं न कहीं इल्तुतमिश की डिप्लोमेसी की वजह से कुछ असर पड़ा कि चंगेज़ खान उत्तर भारत के इलाके में नहीं आया और दिल्ली सल्तनत बची रही। He officially assumed the title of Sultan from the Khalifa of Baghdad। बगदाद का खलीफा जो कि मुस्लिम्स का रिलीजियस हेड हुआ करता था। जितने भी मुस्लिम कॉन्करर्स पूरे दुनिया में होते थे, उन सारे मुस्लिम कॉन्करर्स का एक सेरेमोनियल हेड माना जाता था खलीफा।
और ये खलीफा ही ऑफिशियली किसी मुस्लिम कॉन्करर को किसी इलाके का सुल्तान डिक्लेयर करता था। तो वो ऑफिशियल एजम्पशन इन्होंने खलीफा से हासिल किया था और इसीलिए सही मायनों में ये दिल्ली का सुल्तान था। ही ऑल्सो शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर से रूल करता था और ये लाहौर से कैपिटल दिल्ली ले आते, तो दिल्ली सल्तनत को काफ़ी दिल्ली जैसा बना देते हैं, दिल्ली सल्तनत नाम को जस्टिफाई कर देते हैं। इसीलिए इन सारी वजहों के चलते इनको दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर कहा जाता है। लेकिन इल्तुतमिश की डेथ के बाद में दिल्ली सल्तनत में एक ज़बरदस्त पॉलिटिकल टर्मोइल देखने को मिला, क्योंकि उन्होंने नॉमिनेट किया था उनकी सबसे केपेबल लड़की को। ये बड़ी स्ट्रेंज बात है कि उन्होंने अपनी एक डॉटर को नॉमिनेट किया था, पर क्योंकि उनका कोई बेटा, एक बेटा बड़ा काबिल था उनका, जिसका नाम था नासिरुद्दीन महमूद। लेकिन नासिरुद्दीन महमूद की 1229 ईडी में ही डेथ हो गई थी। इसीलिए अब इनका जो एक बेटा बाकी था जिसका नाम रुकनुद्दीन फिरोज था, वो था तो लड़का लेकिन उसके अंदर ऐब बहुत थे और इसीलिए ये नहीं चाहते थे कि रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पे बैठे। तो इनको लगता था कि इनकी बेटी रज़िया इस सल्तनत को ज़्यादा अच्छे से देख सकती है और इसीलिए इन्होंने अपनी बेटी रज़िया को नॉमिनेट किया कि मेरे मरने के बाद वो रूलर बनेंगी, और वो बनी भी। हालांकि उनको बहुत अपोजिशन का सामना करना पड़ा। जो चहलगानी पहले सुल्तान अल्तमश को बहुत सपोर्ट करते थे, अब वो चहलगानी रज़िया के रूल को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थे, जिसकी वजह एक ही थी कि रज़िया एक फीमेल थी और उस समय की टर्किश मुस्लिम सोसाइटी ये टॉलरेट नहीं कर पा रही थी कि एक फीमेल हमको रूल करेगी, और इसीलिए रज़िया के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी की गई और 4 साल तक ही रज़िया रूल कर पाई, 1236 एडी से लेके 1240 एडी के बीच में। और 1240 एडी में रज़िया और उसके हस्बैंड मलिक अल्तुनिया को जान से मार दिया गया। उसके बाद दिल्ली में पॉलिटिकल सिचुएशन और बिगड़ गई। चहलगानी बिकेम किंग मेकर्स। चहलगानियों ने अब पावर अपने हाथ में ले ली। वो रूलर तो नहीं बने, लेकिन अब वो ऐसे रूलर्स को थ्रोन पर बैठाने लग गए जो उनके हिसाब से चले, यानी कि पपेट रूलर्स। चहलगानी became kingmakers and many meager rulers were appointed and dislodged at the will of चहलगानी। नासिरुद्दीन महमूद एक रूलर बनता है 1246 एडी में। भाई पहले बहराम शाह आता है, मसूद शाह आता है, जो 1240 से लेके 46 तक रूल करते हैं, लेकिन इन दोनों को डिसलॉज कर दिया जाता है। फिर आता है नासिरुद्दीन महमूद, जो कि एक रिलीजियसली डिवोटेड इंसान था, और क्योंकि उसको रिलीजियस डिवोशन ज़्यादा था, पॉलिटिकल और मिलिट्री अफेयर्स में उसको कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए वो 20 साल तक एक कठपुतली की तरह रूल करता है चहलगानी के हाथों। 1266 में जब उसकी डेथ होती है, तो उसकी डेथ के बाद उसको सक्सीड करता है गियासुद्दीन बलबन। लेकिन इसकी कहानी अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग है। ओरिजिनली इसका नाम बहाउद्दीन था, जिसको मंगोलों ने बचपन में ही पकड़ लिया था और पकड़ के इसको काजी जमालुद्दीन को बेच दिया था। बाद में इल्तुतमिश ने इसको ख़रीदा था और ये इल्तुतमिश का ग़ुलाम हुआ था। अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि इसको स्लेव डायनेस्टी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके कई रूलर्स या तो स्लेव थे या फिर स्लेव्स के बच्चे थे। इन्होंने इनके करियर की शुरुआत दिल्ली सल्तनत में एक पर्सनल अटेंडेंट, एक वाटर कैरियर के थ्रू करी, है ना। यहाँ पे आपको इंग्लिश के 2 सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, कैरियर एंड करियर, जिसको आप हमेशा इंटरचेंज करके गलत पढ़ लेते हो। करियर आपकी लाइफ में आप आगे क्या करते हो वो होता है, और कैरियर वो होता है जो कुछ उठा के ले जाता है। तो अपने करियर की शुरुआत में ये एक वाटर कैरियर थे, जिसको हिंदी में या उर्दू में भिश्ती कहा जाता था, जो लड़ाई के मैदान में लड़ाई ख़त्म होने के बाद घायलों को पानी पिलाने का काम किया करते थे। बाद में ये सुल्तान के पर्सनल अटेंडेंट बन गए, और पर्सनल अटेंडेंट बनने के साथ ही ये चहलगानी के एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर बन गए। आफ्टर द डेथ ऑफ रज़िया सुल्तान की डेथ के बाद इन्होंने अपने दामाद नासिरुद्दीन महमूद, जो कि एक्चुअली बलबन जो एक्चुअली इल्तुतमिश के ख़ानदान का था, उसको नॉमिनेट किया और उसको नॉमिनेट करके उसको रूलर बना दिया। मैं उसी नासिरुद्दीन महमूद की बात कर रहा हूँ जो दरवेशी सुल्तान था और जो रिलीजियसली बहुत ही पायस मैन था, जो एक कठपुतली की तरह चहलगानी की रूल करता रहा 20 साल तक।
इसको रूलर बनाया ही बलबन ने था, क्योंकि बलबन अब खुद चहलगानी का हिस्सा था और वो सब कुछ अपने कंट्रोल में लेना चाहता था। बट अनफॉर्चुनेटली इसके दामाद और इल्तुतमिश के ग्रैंडसन नासिरुद्दीन महमूद की डेथ होती 1266 एडी में, और इसके साथ ही बलबन के सुल्तान बनने के रास्ते पूरी तरह से खुल जाते हैं। बलबन एज ए रूलर नाउ 1266 एडी से लेके 1287 एडी के बीच में बलबन रूल करता है, और इसका जो रूल होता है बहुत ही अथॉरिटेटिव होता है। ही वॉज वेरी अथॉरिटेटिव and introduced authoritative Persian traditions like sijda, पैबोस, बैन ऑन फ्री लाफ्टर इन हिज कोर्ट। भाई दरबार में कोई भी बात हो, ठहाके लगा के कोई नहीं हंसेगा सिवाय सुल्तान के। जो भी दरबार के अंदर आएगा पहले झुककर सुल्तान को सलाम करेगा, यानी कि सिजदा करेगा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोस्ट्रेशन बिफोर द किंग, और फिर सुल्तान के कदमों को चूमेगा, दैट इज किसिंग द फीट्स, दैट इज पैबोस। भाई इस तरह के ट्रेडिशंस ईरान के दरबार में हुआ करते थे, बट क्योंकि ये ट्रेडिशंस बहुत अथॉरिटेटिव होते थे। अगर पिछली स्लाइड पे एक सेकंड के लिए मैं आपको ले जाऊं तो आप देखोगे कि सल्तनत पीरियड में 1236 एडी से लेके 1266 एडी के बीच में क्या हो रहा है। रजिया के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी हो रही, बहराम शाह मसूद शाह को मर्जी से बिठाया हटाया जा रहा है, नासिरुद्दीन महमूद जैसे रूलर को पपेट की तरह यूज़ किया जा रहा है। और इसीलिए जब बलबन रूलर बना तो बलबन को इस बात का एहसास हुआ कि ये चहलगानी, मिनिस्टर्स, नोबलमैन, ये लोग सब बहुत ताकतवर हो चुके हैं और इनको कंट्रोल करने के लिए अथॉरिटी इम्पोज करनी पड़ेगी। सुल्तान होता है, इनको रियलाइज करवाना पड़ेगा। इसीलिए ऐसे डिसिप्लिनरी नियम कायदे कानून उसने बनाए स्ट्रिक्ट, और खुद को कहा उसने नियाबत खुदाई, या नियाबत खुदाई पर्शियन में या ज़िल्ले इलाही अरबिक में, जिसका मतलब होता है अंग्रेजी में शैडो ऑफ गॉड या हिंदी में ईश्वर की परछाई। भाई बलबन ने कह दिया कि मैं जो भी कर रहा हूँ मैं नहीं कर रहा हूँ, ईश्वर मुझसे करवा रहा है, क्योंकि कोई सुल्तान नियाबत खुदाई होता है। भाई ये नियाबत खुदाई या ज़िल्ले इलाही जैसे टाइटल्स ईरान में दिए जाते थे राजाओं को, सुल्तानों को। क्यों? क्योंकि वहाँ ये माना जाता था कि जो सुल्तान होते हैं, राजा होते हैं, बादशाह होते हैं, ये ईश्वर के द्वारा चुने गए लोग होते हैं, और इसीलिए जो भी करते हैं वो वही होता है जो ईश्वर इनसे करवा रहा है। तो गलत और सही जैसा कुछ भी नहीं होता इसमें, क्योंकि गॉड कभी गलत नहीं कर सकता ना। इसीलिए ये इन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया नियाबत खुदाई कि भाई मैं तो ईश्वर की परछाई हूँ, अगर मैं किसी की हत्या भी कर रहा हूँ तो वो मैं नहीं कर रहा हूँ, ईश्वर मुझसे करवा रहा है। और जैसे ही इन्होंने ये अपने आप को कहा फिर तो ये रुके ही नहीं किसी के रोके, और फिर इन्होंने एक पॉलिसी शुरू करी जिस पॉलिसी को इंग्लिश में कहा जाता है ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, जिसको हिंदी में कहा जाता है लौह एवं रक्त सिद्धांत, जिसमें इन्होंने ही ब्रूटली क्रश्ड द मेवाती मुस्लिम्स। भाई मेवाती मुस्लिम्स वो लोग हुआ करते थे जो ओरिजिनली तो राजपूत थे, लेकिन उत्तर भारत में इस्लाम के आ जाने के बाद उनके कुछ ग्रुप्स ने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन उनके हाथ से पॉलिटिकल पावर चली जा चुकी थी। तो अब वो अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लूटपाट भी करने लग गए थे। ख़ास तौर पे दिल्ली सल्तनत के दिल्ली और पंजाब के रास्तों में होने वाले व्यापार के इलाकों में ये बहुत लूटपाट करते थे। तो ऐसे कोई भी एलिमेंट्स जो इल्तुतमिश, जो बलबन की टेरिटरी में रोग एलिमेंट्स होते थे, ROGUE रोग एलिमेंट्स, बुरे लोग जो उसके लिए फेवरेबल नहीं होते थे, बलबन उनको बहुत ब्रूटली क्रश करता था। यही उसकी ब्लड एंड आयरन पॉलिसी थी कि अपने विरोधियों का खून बहाओ, हथियार चलाओ, अपने विरोधियों का खून बहाओ और राज करो। जो भी आवाज़ उठकर खड़ी हो अपने सामने उसको नष्ट कर दो, उसको तोड़कर बिखेर कर रख दो। यही ब्लड एंड आयरन पॉलिसी थी, और इसका सबसे पहला खामियाजा मेवाती मुसलमानों को भुगतना पड़ा, जो कि हरियाणा और राजस्थान के इलाके का एडजॉइनिंग एरिया है, जिसे आज भी मेवात कहा जाता है। तो वहाँ के मुस्लिम्स के ऊपर बड़ी एट्रोसिटीज़ करी इल्तुतमिश ने, उनके गाँवों के गाँव डिस्ट्रॉय कर दिए ताकि मेवाती मुस्लिम्स के ट्रूप्स या उनमें जो कुछ रोग एलिमेंट्स हैं वो लूटपाट करना बंद कर दे। चहलगानी वो एक ऐसी सीढ़ी थी जिसके ऊपर चढ़ के खुद बलबन
तख्त तक पहुंचा था। लेकिन बलबन जानता था कि जब तक सीढ़ी रहेगी तब तक दूसरा भी कोई चढ़ सकता है। इसीलिए बलबन ने इस सीढ़ी को ही तोड़ देने की कोशिश करी और तोड़ ही डाला। मलिक बकबक जो चहलगानी का लीडर था, उसको टारगेट करके बलबन ने खत्म करवा दिया, मरवा दिया, और वो भी पब्लिक डिस्प्ले में मरवाया मलिक बकबक को। जिससे ये होता है कि मलिक बकबक की मौत को देखकर दूसरे चहलगानी ठंडे पड़ जाते हैं और धीरे धीरे चहलगानियों की पावर ही खत्म हो जाती है। तो चहलगानी जो डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे थे दिल्ली सल्तनत के अंदर, उस डिस्टरबेंस को पूरी तरह से एंड कर दिया। तीसरा, ही पनिश्ड द बंगाल रेबेल्स इन द मोस्ट ब्रूटल मैनर। भाई बंगाल के अंदर तुगरिल खान की लीडरशिप में इनके खिलाफ रेबेलियन हो जाता है, क्योंकि भाई बंगाल बहुत दूर है दिल्ली से। तो बंगाल के अंदर मौजूद दिल्ली सल्तनत के कुछ ऐसे कमांडर्स थे जिनको ऐसा लगा कि भाई अगर हम रेबेलियन कर देंगे तो अपनी एक अलग सल्तनत कायम कर सकते हैं। पर इन्होंने ऐसा होने नहीं दिया। इन्होंने ना सिर्फ उस रेबेलियन को क्रश किया, बल्कि तुगरिल खान को और उसके सैनिकों को बहुत ब्रूटली मारा, और अपने बेटे बुगरा खान को भी सजा दी, जिसने कि इस रेबेलियन को भड़काने की कोशिश भी करी थी। ही इफेक्टिवली checked Mongol invasion by ending the gift diplomacy with them and making a series of forts in northwest India to stop them and there। देखिए, जब दिल्ली सल्तनत में पॉलिटिकल डिक्लाइन आया इल्तुतमिश के बाद, तो ठीक है भाई, चंगेज़ खान तो नहीं आया भारत के अंदर, लेकिन चंगेज़ खान के बहुत सारे सोल्जर्स अफगानिस्तान में जम गए थे, जिनको आज अफगानिस्तान में हज़ारा ट्राइब के लोगों के नाम से भी जाना जाता है। तो आज भी वो मंगोलों के डिसेंडेंट्स अफगानिस्तान में रहते हैं। अब तो वो लाखों हो गए, लेकिन जब वो बसे थे तब वो 1000 थे, इसलिए उनको हज़ारा कहा जाता था। तो इन 1000 सैनिकों का धीरे धीरे ग्रोथ होता गया, और ये 1000 से हज़ारों हुए, और इन हज़ारों ने भारत के ऊपर आक्रमण करना शुरू किए बलबन के ज़माने में, या बलबन के ज़माने के कुछ पहले भी। तो बलबन के ज़माने के पहले के जो सुल्तान थे, उनकी नीति ये होती थी कि भाई मंगोलों को दिल्ली तक हम नहीं घुसने देंगे, इसके लिए मंगोलों से लड़ना बड़ा मुश्किल है, तो मंगोलों को गिफ्ट दिए जाएं, गिफ्ट देके मंगोलों को खुश रखा जाए, उनसे दोस्ती की जाए, और वो अफ़गानिस्तान के इलाकों तक ही लिमिटेड रहे। लेकिन जब बलबन रूलर बना तो बलबन ने बोला कि हम लुटेरों को गिफ्ट क्यों दें जो हमको लूटने के लिए आ रहे हैं, और इसीलिए इन्होंने मंगोलों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, जो इनसे पहले के सुल्तानों ने नहीं किया था, क्योंकि वो कमज़ोर थे और दिल्ली सल्तनत में एक पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा था। लेकिन अब स्टेबिलिटी आ गई थी, तो बलबन ने कहा कि भाई हम तो मंगोलों के सामने नहीं झुकने वाले, और इन्होंने मंगोलों से पार पाने के लिए उत्तर पश्चिमी भारत में कई किलों का निर्माण करवाया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर के नज़दीक, आज के अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब। और इस तरह इन्होंने मंगोलों को भारत में घुसने से रोका और इफेक्टिव कदम उठाए। अनफॉर्चुनेटली बलबन की डेथ हो जाती है 1287 AD में। द मोस्ट केपेबल सन ऑफ बलबन नेम्ड प्रिंस मोहम्मद वॉज किल्ड इन द बैटल फील्ड अगेंस्ट मंगोल। एज अ रिजल्ट ऑफ द डेथ मंगोल as a result, after the death of बलबन there was no capable successor। बलबन का भी एक बेटा था जिसका नाम शहजादा मोहम्मद था। नक्शे में आपको जो इलाका दिख रहा है वो दिल्ली सल्तनत के दौरान बलबन के एंड होते होते इतना रह गया था दिल्ली सल्तनत, जो ज़्यादातर पाकिस्तान के इलाके और उत्तर भारत के अंदर फैला हुआ था। बंगाल के इलाके अब हाथ से निकल चुके थे जब बलबन की डेथ होती है। लेकिन होता क्या है, बलबन का एक बेटा होता है जिसका नाम मोहम्मद होता है, जो बहुत काबिल था। बलबन के बाद वही रूलर बनने वाला था, लेकिन मंगोलों के साथ एक लड़ाई में उसकी मौत हो जाती है बलबन की मौत से 1 साल पहले, और शायद उसी मौत की वजह से बलबन को गहरा आघात लगता है और लगभग 1 साल बाद बलबन की भी डेथ हो जाती है। अब जो सबसे केपेबल लड़का था, जो बलबन की जगह ले सकता था, जो रूल कर सकता था, वो तो ख़त्म हो गया, बलबन भी ख़त्म हो गया। तो अचानक बलबन के ख़ानदान में कोई बचा नहीं जो रूल कर सके। छोटे छोटे बच्चे थे, कैकाबाद, कै खुसरो, कयूमार, जिन्होंने उसको सक्सीड भी किया, लेकिन उनकी कमज़ोरी और उनके इनएक्सपीरियंस का फ़ायदा दिल्ली सल्तनत के बहुत सारे कमांडर्स ने उठाया, और ऐसा ही एक कमांडर
जिसका नाम जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, वो अब दिल्ली सल्तनत को कब्जा कर लेता है, उसके थ्रोन को कब्जा कर लेता है। और इसी के साथ में खिलजी डायनेस्टी की 1290 एडी में शुरुआत होती है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी फाउंडेड द खिलजी डायनेस्टी। यहाँ पे हम इसको करेक्ट कर लेते हैं, गलत लिखा हुआ है ये, इट इज द खिलजी डायनेस्टी। Jalaluddin Firoz Khilji founded the Khilji dynasty and was a very old man. When he sat on the throne, he was also considered. अच्छा, पहली चीज़ ये कि he was a very old man. ये बहुत ही बुजुर्ग इंसान था। लगभग इसकी उम्र 70 साल थी जब ये दिल्ली सल्तनत के थ्रोन के ऊपर बैठा था। और शायद इतनी उम्र होने की वजह से ही काफ़ी जेनरस इंसान भी था, काफ़ी दयालु था एज कंपेयर्ड टू दी अदर दिल्ली सुल्तान्स। नॉट ओनली टुवर्ड्स द कॉमन पीपल बट ऑल्सो टुवर्ड्स द राइवल मंगोल्स। बहुत सारे मंगोलों की दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों से बड़ी दुश्मनी थी, छोड़ते नहीं थे दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अगर उनके हाथ मंगोल लग जाए। और मंगोल भी वैसे ही थे कि अगर उनके हाथ में दिल्ली का कोई लग जाए, सुल्तान तो छोड़िए, सुल्तान तो नहीं लगना था, लेकिन दिल्ली का कोई सैनिक लग जाए या कोई कमांडर हाथ लग जाए तो मंगोल भी उसको छोड़ते नहीं थे। लेकिन जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की ये नीति थी कि अगर कोई मंगोलों को हमने पकड़ा है किसी युद्ध में हराने के बाद में, तो उन मंगोलों को इस्लाम कबूल करवा दो और उनको अपनी आर्मी में शामिल कर लो। तो इसीलिए इनका जो बिनोवलेंट एटीट्यूड था वो मंगोलों की तरफ देखा गया, जो दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते थे। बट दिस इज व्हाट जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वॉज। इतना जनरस आदमी था ये कि मलिक छज्जू कौन था? मलिक छज्जू था कजिन ऑफ बलबन, जो कि पहले एक पावरफुल रूलर था। उसी खानदान में बलबन का एक कजिन था, मलिक छज्जू नाम था उसका। अब आप ये सोचोगे कि बलबन तो गुलाम था, तो बलबन का कजिन कैसे आ गया यहाँ पे? जब बलबन को खरीदा था इल्तुतमिश ने, तो बलबन के साथ उसके कई भाइयों को भी खरीद लिया था, इसीलिए वो उसका कजिन यहाँ पे मलिक छज्जू नाम था उसका। मलिक छज्जू ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के अगेंस्ट रेबेलियन कर दिया था। उस रेबेलियन को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने और उसके बेटे अरकली खान ने मिलकर क्रश किया, युद्ध करके उनको डिफीट किया। लेकिन डिफीट करने के बाद मलिक छज्जू को माफ़ कर दिया जलालुद्दीन खिलजी ने, और इसीलिए जलालुद्दीन खिलजी से उसके कई लॉयल सबऑर्डिनेट्स चिढ़ गए कि जिस इंसान ने इसके खिलाफ इतना बड़ा विद्रोह किया, इसको गद्दी से हटाने के लिए, इसकी हत्या करने के लिए साजिश करी, उसको तो माफ़ कर दिया और माफ़ करके अपने साथ बिठा लिया, तो फिर हमारी लॉयल्टी की क्या वैल्यू रह गई? और इसीलिए इससे नाराज़ होके, इसका फ़ायदा उठा के जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के भतीजे, जो कि आगे चल के उसका दामाद भी बना था, जिसका नाम अली गुरशस्प था, उसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करी। और इसी के साथ जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1296 ईडी में ख़त्म होता है। और यहीं से शुरुआत होती है अलाउद्दीन खिलजी के रूल की, जो 1296 ईडी से लेके 1316 ईडी तक रूल करता है। ओरिजिनली इसका नाम अली गुरशस्प था और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का ये भतीजा था। लेकिन इसकी एक खास बात ये थी, जो किसी और दिल्ली सुल्तान के केस में हमने नहीं देखी, कि सुल्तान बनने से पहले ही ये 2 मिलिट्री एक्सपीडिशंस कर चुका था, जिसमें से एक मिलिट्री एक्सपीडिशन इसने किया था। देखिए, अली गुरशस्प कमांडर था, गवर्नर था। कहाँ का गवर्नर था अली गुरशस्प? भाई अली गुरशस्प गवर्नर था इस रीजन का जिसको कहते थे कारा। ये जो रीजन था, ये रीजन था कारा। इसको थोड़ा सा लाइट करके लिख देते हैं। दिस वॉज द रीजन ऑफ कारा, मणिकपुर। ये कारा मणिकपुर का जो प्रोविंस था, इसका बड़ा इंपॉर्टेंस था, क्योंकि बंगाल और दिल्ली के बीच में ये कनेक्टिंग प्रोविंस था। बंगाल को कंट्रोल में रखने के लिए कारा मणिकपुर में अपना विश्वास पात्र कमांडर होना किसी सुल्तान के लिए बहुत ज़रूरी होता था। कारा मणिकपुर से अलाउद्दीन खिलजी जब गवर्नर हुआ करता था तो 2 एक्सपीडिशंस लॉन्च किए।
पहला एक्सपीडिशन लॉन्च किया इसने यहां पे प्रेजेंट डे भोपाल के नॉर्थ में विदिशा नाम का टाउन है, जिसको पहले भिलसा कहा जाता था। सो हियर वॉज भिलसा। भिलसा के ऊपर हमला किया और उसको लूट लिया। और एक और एक्सपीडिशन इसने किया था, ये वाला एक्सपीडिशन इसने किया था महाराष्ट्र के इलाके में, जिसको देवगिरी कहा जाता था उस समय। आज महाराष्ट्र में अमरावती डिस्ट्रिक्ट में मेलघाट टाइगर रिजर्व के साउथ का इलाका हुआ करता था, जो यादवों का किंगडम हुआ करता था देवगिरी का। उसके ऊपर एक इन्वेजन किया, एक भिलसा के ऊपर इन्वेजन किया, यहाँ से बहुत सारी वेल्थ लूटी, ताकि जब ये तख्ता पलट करेगा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को मारेगा, तो बहुत सारे लोग इसको अपोज करेंगे। तो उन अपोज करने वाले लोगों को इस लूटी हुई वेल्थ से ब्राइब प्रोवाइड करे और फिर रूलर बन पाए। तो यही इसने किया, दो इलाकों को लूटा, दो इलाकों को लूट के बहुत सारी वेल्थ इकट्ठी करी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करी, सुल्तान बन गया। और सुल्तान बन के खुद को उसने एक टाइटल भी दिया, वो टाइटल था सिकंदर ए सानी, जिसका मतलब होता है इक्वल टू अलेक्जेंडर। कि भाई मैं अलेक्जेंडर के समान हूं, कि जिस तरह उसने उस समय वर्ल्ड कॉन्क्वेस्ट करी थी, मैं भी आज उसी तरह की वर्ल्ड कॉन्क्वेस्ट करूंगा। और इसी प्रोसेस में पहले उसने इंडिया की कॉन्क्वेस्ट की शुरुआत करी। सबसे पहले गुजरात को जीता, जहां पे उसने डिफीट किया कर्णदेव, राजा कर्णदेव वाघेला। दूसरा उसने रणथंबोर के ऊपर इन्वेजन किया, जहां पे उसने डिफीट किया राणा हमीर देव। चौहान को। तीसरा इन्वेजन उसने मेवाड़ में किया, जहां उसने डिफीट किया रावल रतन सिंह को। चौथा इन्वेजन उसने मालवा में किया, जहां उसने डिफीट किया राजा महलक देव परमार को। पांचवा उसने जालौर, जो कि साउथ वेस्ट राजस्थान में सिचुएटेड है, उसके ऊपर इन्वेजन किया और यहां पे डिफीट किया इन्होंने राजा कान्हड़ देव चौहान। दिस इज गुजरात। दिस मैं एक एक करके मार्क कर देता हूं, यू नो वेरी वेल वैसे, बट दिस इज गुजरात, जो कि लिखा भी हुआ है। दिस इज मेवाड़, द साउथ राजस्थान रीजन। दिस एरिया वॉज रणथंबोर, एंड दिस वॉज जालौर। तो राजस्थान के राजपूत राजाओं से इनको कड़ा रेजिस्टेंस मिला, लेकिन मैसिव आर्मी थी अलाउद्दीन खिलजी की, एक के बाद एक वो किलों पे हमला करता गया और उन किलों को जीतता गया। अनफॉर्चुनेटली राजस्थान के राजपूत राजा इकट्ठे नहीं हुए समय रहते, और इसलिए अलाउद्दीन खिलजी को उनके अगेंस्ट काफ़ी बड़ी सक्सेस हासिल होती है। क्योंकि जब राजस्थान के राजपूत राजा इकट्ठे होते हैं, तो आगे चल के हम देखेंगे कि लोधी डायनेस्टी के दौर में लोधी डायनेस्टी को हार का सामना करना पड़ता है। बट अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ पे एक नहीं थे, एंड दिस इज द मालवा रीजन, वेस्टर्न मध्य प्रदेश का दिस इज मालवा रीजन। तो दिल्ली से, पंजाब से लेके बंगाल तक के, बिहार तक के इलाके तो इसके पास पहले ही थे, लेकिन अब इसने राजस्थान के, गुजरात के और मध्य प्रदेश के इलाकों को भी जीत के दिल्ली सल्तनत को काफ़ी आगे बढ़ा दिया, और उसको इन इलाकों से काफ़ी वेल्थ भी मिली। लेकिन असली वेल्थ तो भारत में, दक्षिण भारत में थी।
और इसीलिए साउथ इंडिया में भी इसने 3 एक्सपेडिशंस किए। जो एक्सपेडिशन इसके लीड किए थे इसके स्लेव और इसके कमांडर ने, जिसका नाम था मलिक काफूर। मलिक काफूर को 1000 दीनारी भी कहा जाता था। मलिक काफूर वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज 1000 दीनारी, क्योंकि जब गुजरात का कॉन्क्वेस्ट हुआ था 1297 एडी में, तो अलाउद्दीन के कमांडर्स नुसरत खान और उलुग खान ने गुजरात के एक व्यापारी से 1000 दिनार खरीद के इस मलिक काफूर को खरीद लिया था, जो क्या था, जो एक यूनुक था, यानी कि एक ट्रांसजेंडर था, लेकिन दिखने में बहुत सुंदर था और युद्ध बहुत अच्छे से करता था। तो सुल्तान को एक गिफ्ट की तरह दिया गया था। बाद में सुल्तान को इसके ऊपर बहुत भरोसा होता है, ये सुल्तान का एक बहुत ही क्लोज कंपेनियन बन जाता है और सुल्तान इसको साउथ इंडिया के मिलिट्री एक्सपीडिशंस की कमांड भी सौंपते हैं। और फिर ये साउथ इंडिया में आगे बढ़ के पहले वारंगल को जीतता है, जहाँ पे ये हराता है प्रताप रुद्र देव ऑफ काकटीय डायनेस्टी। देखिए, प्रताप रुद्र देव के साथ में इनकी जो लड़ाइयाँ हुई थी, तो 2 लड़ाइयाँ हुई थी। पहली लड़ाई में प्रताप रुद्र देव जीत गए थे, लेकिन दूसरी लड़ाई और ज़्यादा नंबर्स में सोल्जर्स लेके मलिक काफूर आता है और वारंगल को डिफीट करके उसको प्लंडर करता है। द्वार समुद्रम में 1310 ईडी में इन्होंने युद्ध किया था। 1310 ईडी में द्वार समुद्रम में इन्होंने वॉर किया, बैटल किया था भल्लाल देव के अगेंस्ट, जो बिलोंग करते थे होयसाल डायनेस्टी को। और उनको भी डिफीट किया, वहां पे भी प्लंडर किया, और वहां पे प्लंडर करने के बाद फर्दर और साउथ में आगे बढ़ते हैं, तमिलनाडु के रीजन में मदुराई को कॉन्कर करते हैं। यहां पे इन्होंने डिफीट किया था वीर पांड्य ऑफ द पांड्य डायनेस्टी। पांड्य डायनेस्टी के वीर पांड्य को डिफीट करते हैं भल्लाल देव ऑफ होयसाल डायनेस्टी, प्रताप रुद्र देव ऑफ काकतीय डायनेस्टी। अब ये लोकेशन इनकी कहाँ पे थी, ये भी अपन देख लेते हैं नक्शे में। ये गोदावरी नदी के नॉर्थ में और नर्मदा के बीच में वारंगल सिचुएटेड था। गोदावरी नदी, सॉरी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी के बीच में सिचुएटेड था द्वार समुद्र। फर्दर साउथ में सदर्न तमिलनाडु में सिचुएटेड था मदुराई। तो इस तरह अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारत और दक्षिण भारत में कॉन्क्वेस्ट करी, लेकिन दक्षिण भारत के इलाकों में ऑक्यूपेशन नहीं किया, क्योंकि वो बहुत दूर थे, जियोग्राफिकल बैरियर्स थे, लिंग्विस्टिक बैरियर्स थे, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था। तो इन इलाकों को लूट कर, क्योंकि यहाँ गोल्ड बहुत था, गोल्ड माइंस बहुत थी, इंटरनेशनल ट्रेड बहुत ज़्यादा यहाँ चलता था, तो यहाँ के रूलर्स वेल्दी बहुत ज़्यादा होते थे, इसीलिए इन इलाकों के ऊपर हमला करके इनको सफिशिएंटली लूटा गया और लूट पाट करके ये वेल्थ उत्तर भारत में दिल्ली के खजाने में जाके डाल दी गई। अलाउद्दीन खिलजी जहां एक तरफ भारत के अलग अलग इलाकों में हमले कर रहा था, वहीं अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर भी एक के बाद एक कई हमले हो रहे थे, और ये हमले और किसी के नहीं बल्कि मंगोलों के हो रहे थे। वो मंगोल जिनकी एडवांसेस को चेक करने के लिए बलबन ने किलेबंदी करी थी, लेकिन अब मंगोल भी बड़े स्ट्रांग हो गए थे और उन किलेबंदियों को लांघ कर वो भारत के अंदर इन्वेजन करने लग गए थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के पास एक बड़ी सेना थी, काबिल ऑफिसर्स थे, जिसके चलते लगभग हर मंगोल इन्वेजन को वो झेल गया और ज़्यादातर में उसकी आर्मीज की जीत हुई। पंजाब 1297, सिंध 1298, दिल्ली 1299, दिल्ली 1313। ये जो 1313 वाला दिल्ली का हमला था,
मंगोलों ने ये तब किया था जब अलाउद्दीन खिलजी बस चित्तौड़ को जीत कर आया ही था दिल्ली में। फटाफट वो आया, उसको ये खबर मिल गई थी। मंगोलों को पहले खबर मिली कि अलाउद्दीन ने भारत में चित्तौड़ नाम की जगह पर एक बहुत बड़ी घेराबंदी करी हुई है और कई महीनों से वहाँ पे मौजूद है। तो मंगोलों को एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दी कि शायद ये मौका है कि हम दिल्ली को जीत सकते हैं, और मंगोलों ने धावा बोल दिया। लेकिन फॉर्चुनेटली फॉर अलाउद्दीन खिलजी समय रहते वो चित्तौड़ को जीत गया, और मंगोलों के दिल्ली पहुंचने से पहले वो दिल्ली के सीरी के फोर्ट में आ गया, और सीरी के फोर्ट में अपने आप को फोर्टिफाई करके उसने मंगोलों से लंबी लड़ाई करी, लगभग 3 महीने की लड़ाई। लेकिन इन 3 महीनों के लिए मंगोलों ने अलाउद्दीन खिलजी को पूरी तरह घेर लिया था और दिल्ली के आसपास के इलाके को बुरी तरह से लूट भी लिया था। तो ये एक ऐसा अटेम्प्ट था मंगोलों का जिसमें उनको कुछ सक्सेस मिली थी, लेकिन बाकी सारे अटेम्प्ट्स में मंगोलों को हार का ही सामना करना पड़ा था। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अलाउद्दीन somehow defended Delhi from Siri फोर्ट। किसी तरह से डिफेंड कर पाया वो दिल्ली को। इनफैक्ट मंगोल खुद ही लौट गए, जब बहुत लंबा समय हो गया तो फिर मंगोलों को खुद ही लौट जाना पड़ा था। लेकिन बाकी सारे हमले मंगोलों के पूरी तरह से फेल हो चुके थे, और इसमें एक बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी जाती जो कि किली की लड़ाई होती है। ये जो लड़ाई होती है मंगोल इन्वेजन ऑफ 1299 एडी, ये होता है बैटल ऑफ किली, जो दिल्ली के नॉर्थ में होता है। अब इस लड़ाई में होता क्या है, मंगोल एक बार फिर बहुत करीब पहुंच जाते हैं दिल्ली के, और दिल्ली के करीब पहुंच के मंगोलों का ऐसा फॉर्मेशन बनता है और उनके सामने अलाउद्दीन खिलजी अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ लेके खड़ा हो जाता है। इस पॉइंट पे जफर खान नाम का कमांडर अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से राइट फ्लैंक को लीड कर रहा था, जिसको मंगोलों के साथ हुई लड़ाइयों का बहुत एक्सपीरियंस था और कई लड़ाइयों में उसने मंगोलों को हराया भी था। अब दूसरा ये होता है कि ये फोटो नंबर 1 है, ये फोटो नंबर 2 है, ये फोटोग्राफ नंबर 3 है, एंड दिस इज द लास्ट वन। ये भी एक ऐसा अटेम्प्ट था कि मंगोलों ने अचानक हमला कर दिया था और अलाउद्दीन की सेना फैली हुई थी पूरे एम्पायर में, तो एक साथ वो बहुत सारी सेना इकट्ठी नहीं कर पाया था। 50-60 हज़ार सैनिक उस समय अलाउद्दीन के थे, उतने ही सैनिक मंगोलों के पास भी थे। ये एक ऐसा मौका था जब मंगोल अलाउद्दीन को डिफीट कर सकते थे और दिल्ली पे कब्जा कर सकते थे, दिल्ली सल्तनत का वहीं एंड हो जाता। लेकिन यहाँ पे इनका एक कमांडर था जफर खान, जिसने बिना ऑर्डर्स लिए ही चार्ज कर दिया और मंगोलों के लेफ्ट फ्लैंक के ऊपर जोरदार हमला किया। लेफ्ट फ्लैंक के ऊपर हमला करके मंगोलों को कुछ हद तक डिस्ट्रॉय किया। लेकिन जब मंगोलों ने देखा कि राइट फ्लैंक और सेंटर फ्लैंक ये दोनों मूव ही नहीं कर रहे अपनी जगह से, अलाउद्दीन ने जैसे ही देखा कि जफर खान निकल गया है मंगोलों के लेफ्ट फ्लैंक से लड़ने, तो इन्होंने अपने बाकी फ्लैंक को और खुद के फ्लैंक को ये ऑर्डर दिया कि अब आप यहीं रुको, लेट हिम फाइट अलोन। और जब मंगोलों ने ये देखा कि जफर खान अकेला ही लड़ाई कर रहा है अपने ट्रूप्स के साथ यहाँ पे, तो उन्होंने जफर खान को उस एरिया में घेर लिया दो तरफ से। एक तरफ यमुना नदी थी तो वो कहीं भाग नहीं सकता था, दाएं और बाएं से उसको पूरी तरह घेर लिया गया था। लेकिन इस प्रोसेस में जफर खान ने ख़त्म होने से पहले मंगोलों के लीडर कुतलुक ख्वाजा को इतनी बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया था कि मंगोलों को यहाँ से वापस लौट जाना पड़ा। और ये लड़ाई अकेले जफर खान ने अपने दम पर अलाउद्दीन खिलजी को जितवा दी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जफर खान की बढ़ती लोकप्रियता से इतना ज़्यादा ईर्ष्यालु हो चुका था, जेलस हो चुका था, कि जब जफर खान ने सिंगल हैंडेड चार्ज किया मंगोलों के ऊपर, तो अलाउद्दीन को एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दी कि यही अपॉर्चुनिटी है, इसको जाने दो अकेले, ये मारा जाएगा, मेरे को चुनौती दे सकता आगे चल के, ये इतना पॉपुलर हो गया है।
So this kind of insecure person Alauddin Khilji was, but he had a brave commander named Zafar Khan, जो अकेले दम पर इस लड़ाई में मंगोलों को डिफीट कर देता है। कुतुलुक ख्वाजा जो मंगोलों का लीडर होता है उसको इंजर्ड कर देता है और मंगोलों को लौटना पड़ता है, वरना अलाउद्दीन की सांसें मुश्किल में आ गई थी यहाँ पे इस लड़ाई में। खैर, अलाउद्दीन कुछ रिफॉर्म्स भी करता है जिन्हें मार्केट रिफॉर्म्स कहा जाता है। मार्केट रिफॉर्म्स में क्या करता है? अलाउद्दीन डिवाइडेड द मार्केट इनटू 3 पार्ट्स। मार्केट को 3 पार्ट में डिवाइड करता है। कपड़ों का मार्केट, खाने पीने की चीज़ों का मार्केट, और एक मार्केट जिसमें कैटल और स्लेव्स रखे जाते। और इस मार्केट को सुपरवाइज करने के लिए एक ऑफिसर को अपॉइंट करता है जिसका नाम था शाहना-ए-मंडी, या जिसको मार्केट सुपरवाइजर भी कहा जाता था। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये करता है कि फिक्स्ड द प्राइस ऑफ कॉमोडिटीज इन द मार्केट, कि भाई मार्केट के अंदर जो भी कॉमोडिटीज है उसके प्राइस फिक्स कर दिए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि दिल्ली में अब कीमतें नहीं बढ़ेगी। एक बात बहुत अच्छे से याद रखना, मार्केट रिफॉर्म्स were only for the Delhi, ये सिर्फ दिल्ली के लिए थे। हर जगह हर शहर में मार्केट रिफॉर्म नहीं हुए थे। इस तरह का सिस्टम सिर्फ दिल्ली के लिए बनाया गया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा क्यों किया? दिल्ली के अंदर ही मार्केट रिफॉर्म्स क्यों किए? क्यों मार्केट्स को कैटेगराइज किया? और सबसे इंपॉर्टेंट, कॉमोडिटीज के दाम को या चीज प्राइस को फिक्स कर दिया। इसकी वजह थी कि अलाउद्दीन खिलजी के बहुत सारे ऑफिसर्स और सैनिक, सेना के, उसकी आर्मी के, उसकी फौज के बहुत सारे सोल्जर्स और ऑफिसर्स दिल्ली में रहते थे। और क्योंकि वो दिल्ली में रहते थे और दिल्ली में अगर महंगाई बढ़ती थी तो उन ऑफिसर्स और सोल्जर्स की सैलरी में भी हाइक करना पड़ता था। इससे अलाउद्दीन के खजाने पे दबाव बहुत पड़ता था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की सेना बहुत बड़ी थी, 4,75,000 की थी, जिसमें से कम आधी सैनिक उसके हमेशा दिल्ली में ही रहते थे। तो दिल्ली में अगर कीमतें बढ़ेगी तो आधी सेना सैलरी बढ़ाने की मांग करेगी। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आधी सेना की सैलरी बढ़ा दें, आधी की नहीं बढ़ाएं। भाई बढ़ाएंगे तो सबकी बढ़ानी पड़ेगी। 4,75,000 सैनिकों की लगातार इंटरवल में अगर सैलरीज बढ़ाई जाती तो ये अलाउद्दीन खिलजी के खजाने के ऊपर बहुत बड़ा दबाव बन जाता। अलाउद्दीन ऐसा नहीं चाहता था। इसीलिए अलाउद्दीन ने ये इंश्योर किया कि उसकी आधी सेना जो दिल्ली में रहती है, दिल्ली के अंदर अगर मार्केट में कमोडिटीज़ के प्राइस फिक्स हो जाते हैं तो महंगाई बढ़ेगी ही नहीं। महंगाई नहीं बढ़ेगी तो कोई सैनिक तनख्वाह बढ़ाने की मांग भी नहीं करेगा। और जो सैनिक दिल्ली के बाहर रहते हैं वो तो वैसे ही लूटपाट करके बहुत सारे धन कमा लेते थे, तो उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कितनी भी सैलरी हो। और इस तरह से मार्केट रिफॉर्म्स करके अपनी लार्ज आर्मी को मेंटेन किया अलाउद्दीन खिलजी ने। तो मार्केट रिफॉर्म्स का ऑब्जेक्टिव क्या था? टू मेंटेन अ लार्ज आर्मी। यहां पे लिख लेते हैं, इट्स ऑब्जेक्टिव was to maintain a large army at low salary। ये ऑब्जेक्टिव था, इसलिए मार्केट के दामों को इन्होंने फिक्स किया था। और फिर इसके बाद कुछ और छोटे मोटे रिफॉर्म्स थे, जैसे दाग सिस्टम, ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रांडिंग ऑफ द हॉर्सेस, इन विच मिलिट्री हॉर्सेस विच वेयर रेंटेड वेर गिवन अ परमानेंट मार्क फॉर इट्स यूनिक आइडेंटिटी टू अवॉइड ओवर पेमेंट फॉर इट। भाई दिल्ली सल्तनत के बहुत सारे घुड़सवार थे सेना के अंदर, और सबके पास अपने घोड़े ज़रूरी नहीं होते थे कि हो, और कुछ घोड़े इनको एक्स्ट्रा भी रखने पड़ते थे। सिर्फ सेना में ही घोड़ों की ज़रूरत नहीं होती थी, जो इनके पोस्टल डिपार्टमेंट्स होते थे, जो पैगाम इधर से उधर ले जाते थे, वहाँ पे भी घोड़ों की ज़रूरत होती थी। दिल्ली के अंदर जो रॉयल फैमिली रहती थी उनके पास भी घोड़ों की ज़रूरत, उनको भी घोड़ों की ज़रूरत होती थी, तो घोड़े कम पड़ जाते थे।
इसीलिए ये लोग घोड़े किराए से ले लेते थे अपने सैनिकों से या अपने अधिकारियों से। लेकिन कौन सा घोड़ा, अब घोड़ों देखो, इंसान को तो हम जानते हैं चेहरे से, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा घोड़ा क्या है, किसका घोड़ा है? तो उसके लिए हर घोड़े की बॉडी पर गरम गरम मुहर से एक दाग लगा दिया जाता था, जिसको दाग कहते थे, अंग्रेजी में ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस कहते, जिससे उस घोड़े के ऊपर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क लग जाता था। तो इस तरह कोई करप्शन भी नहीं कर सकता था कि एक घोड़े को दो बता के उसके ऊपर ज़्यादा पेमेंट ले ले, या किसी का घोड़ा मिस हो जाए, गुम जाए, बदल जाए। तो इन सारी करप्शंस की प्रैक्टिसेस को अवॉइड करने के लिए इसने ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस शुरू किया, जिसे दाग सिस्टम भी कहा जाता था। साथ ही साथ इसने अपने सैनिकों को प्रोत्साहित करने के लिए, एनकरेज करने के लिए चेहरा सिस्टम शुरू किया, जिसको हुलिया भी कहा जाता था, और अंग्रेजी में इसको प्रोफाइलिंग ऑफ द सोल्जर्स भी कहा जाता है, इन विच every soldier was evaluated and paid on the basis of performance। भाई सैनिक युद्ध में कैसा परफॉर्मेंस करता है, कितना उसका एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे उसको सैलरी दी जाएगी। हर सोल्जर का एक प्रोफाइल तैयार होता था, नाम क्या है उसका, सोल्जर के फादर का नाम क्या है, कौन से गांव से आता है वो, कितनी लड़ाइयाँ लड़ चुका है, कौन सा वेपन चलाता है, कितना एक्सपीरियंस हो गया है, इस सब के बेसिस पे उसको सैलरी फिक्स की जाती थी। तो भाई जो जितना अच्छा परफॉर्म करेगा, जो जितना एक्सपीरियंस्ड होगा, उसको ज़्यादा सैलरी मिलेगी। तो सोल्जरिंग के जॉब को इन्होंने इंसेंटिव बेस्ड बना के अपनी सेना के मोरल को बूस्ट कर दिया था। और यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा हुआ है, शॉपकीपर ब्रूटली, खैर पूरा कंप्लीट पॉइंट नहीं है ये पॉइंट, जो है मैं आपको बता देता हूँ। ये पॉइंट यहाँ का पॉइंट है जो आखिरी में लिखा हुआ था, कि मार्केट रिफॉर्म्स में जिन दुकानदारों ने मार्केट के बनाए हुए नियमों का उल्लंघन किया, उनको ब्रूटली पनिश किया अलाउद्दीन खिलजी ने। कई दुकानदार ऐसा होता था कि वेट्स और मेजर्स जो है अपने हिसाब से बना लेते थे, और अपने हिसाब से बना के, भाई 1 किलो का वेट और मेजर है तो उसको 900 ग्राम्स का ही बना लेते थे, तो 100 ग्राम की उनकी बचत हो जाती थी। तो इसको अवॉइड करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले तो स्टैंडर्ड वेट्स और मेजर्स डिस्ट्रीब्यूट किए दिल्ली के सारे दुकानदारों को, कि ये सरकारी 1 किलो है और यही 1 किलो माना जाएगा। किलो तो होता नहीं था उस समय, शेर से मिलता था, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि सरकारी 1 किलो है, यही 1 किलो माना जाएगा। आपका जो बाट है, आपका जो वेट्स और मेजर है, वो नहीं माना जाएगा। और अगर कहीं पे कोई दुकानदार पाया गया अपने हिसाब से वेट्स और मेजर्स यूज़ करते हुए, तो उसको बहुत ब्रूटली पनिश किया जाएगा। जितने ग्राम का उसने कम वज़न तौला है अपने वेट्स और मेजर में, उतने ग्राम का मांस उसकी बॉडी से काट के निकाल लिया जाएगा। तो ये ब्रूटल पनिशमेंट वो दुकानदारों को देता था, जिससे दुकानदार मार्केट रिफॉर्म्स के रेगुलेशंस को फॉलो करें और वायलेशन ना करें। सुल्तान के पास अल्टीमेट अथॉरिटी थी, और उस अल्टीमेट अथॉरिटी का यूज़ करके सुल्तान ने एक प्रोहिबिशन लागू किया दुकानदारों के ऊपर भी, और साथ ही साथ अपने नोबलमैन के ऊपर भी। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी काफ़ी इनसिक्योर था, क्योंकि वो खुद किसी की हत्या करके बैठा था थ्रोन पे, तो उसको हमेशा ये डर लगता था कि भाई जो मैंने किसी के साथ किया है, मेरे साथ भी तो कोई कर सकता है। इसीलिए इसने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जिनके चलते इसके दरबारी, इसके कमांडर, इसके नोबलमैन, मिनिस्टर्स, कोई भी बहुत ज़्यादा पावरफुल ना हो सके कि आगे चल के इसके अगेंस्ट किसी तरह का कोई रिबेलियन कर दे। जैसे ही बैंड मैरिजेस बिटवीन द चिल्ड्रन ऑफ हिज नोबलमैन विदाउट हिज परमिशन, कि भाई अगर इसकी मर्जी ना हो तो कोई भी नोबलमैन अपने बच्चे बच्चियों की शादी आपस में नहीं कर सकते थे। अब बच्चे बच्चियों की शादी करने में क्या प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम इसलिए थी क्योंकि कभी कभी कोई दो नोबलमैन अपने बच्चे बच्ची की आपस में शादी कर देते थे, और इससे उनके बीच में अलायंस बन जाता था, उनकी रिसोर्सेस एक दूसरे के साथ शेयर हो जाते थे, और वो बड़े पावरफुल हो जाते थे, और फिर वो इस पोजीशन में होते थे कि रेबेलियन कर सकते। तो इसलिए पहले इस पॉसिबिलिटी को ख़त्म किया सुल्तान ने। दूसरा, ही बैंड फीस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय हिज नोबलमैन विदाउट हिज परमिशन। इन्होंने ये भी कहा कि भाई कई बार नोबलमैन दावतें देते हैं एक दूसरे को, और दावतों में बैठकर मंसूबे तैयार कर लेते हैं बगावत करने के, रिबेलियन करने के।
तो ऐसी दावतें सुल्तान की परमिशन के बगैर नहीं होगी, और अगर सुल्तान से परमिशन लेंगे तो इनविटेशन भी देना पड़ेगा सुल्तान को, और सुल्तान उस इनविटेशन का हिस्सा बन के, उस इनविटेशन को एक्सेप्ट करके उस दावत का हिस्सा बनेगा। तो फिर सुल्तान के अगेंस्ट किसी तरह का कोई रेबेलियन प्लान ही नहीं हो सकता वहाँ पे। और तीसरा, ही बैंड लिकर सेल इन दिल्ली, कि इनको ये बात का अंदाज़ा भी था कि कई बार कोई भी सिरफिरा इंसान शराब पी के गुस्से में एनरेज्ड होकर या नशे में सुल्तान के ऊपर लीथल डेथ अटेम्प्ट भी कर सकता था, यानी कि असैसिनेशन अटेम्प्ट भी कर सकता था, सुल्तान की हत्या करने की कोशिश कर सकता था शराब के नशे में। इसीलिए इन्होंने दिल्ली के मार्केट में शराब की बिक्री के ऊपर कंप्लीटली पाबंदी लगा दी। अगर दिल्ली के मार्केट के बाहर से कोई पी के आता था तो बाय द टाइम वो सुल्तान तक पहुंचेगा उसकी उतर चुकी होगी, और एक बार उसकी उतर गई तो उसको समझ में आ जाएगा कि सुल्तान के ऊपर हमला नहीं करना। लेकिन अगर कोई फटाफट पी के आ जाए एकदम से सुल्तान के सामने तो फिर वो हमला कर सकता था। तो इस तरह इसने अपने दरबारियों को भी पूरी तरह नियंत्रित करके रखा कि इसके अगेंस्ट किसी तरह का कोई कदम न उठाने पाए। लोकल पॉपुलेशन और ख़ास तौर पे हिंदुओं के साथ इसका ट्रीटमेंट कैसा था, तो बहुत बुरा था। ही ब्रॉट चौधरी, चौधरी जो कि उत्तर भारत में वेल्दी हिंदू हुआ करते थे, ही ब्रॉट चौधरीज टू पॉवर्टी बाय सीजिंग देयर लैंड्स, हॉर्सेस, वेपन्स एंड ज्वेलरी। भाई इसको ये भी डर होता था कि हिंदू भी रेबेलियन कर सकते, और इसीलिए इसने जितने भी वेल्दी हिंदू थे उन सारे वेल्दी हिंदुओं को, जो कि चौधरी थे ज़्यादातर, जो गांवों से टैक्स कलेक्शन का काम किया करते थे, उनके ऊपर ये आरोप लगाया कि टैक्स कलेक्शन के प्रोसेस में ये बहुत करप्शन करते हैं और काफ़ी कुछ हिस्सा अपने पास रख लेते हैं, इसीलिए इतने वेल्दी हैं। और क्योंकि वो वेल्थ इन्होंने सल्तनत की वेल्थ चुरा के कमाई है, इसीलिए वो सारी वेल्थ और सारी प्रॉपर्टी इनकी कन्फिस्केट होगी, जब्त होगी। साथ ही साथ इसने आम किसानों के ऊपर भी बहुत ख़राब ट्रीटमेंट किया कि टैक्स को इसने 50% तक कर दिया। अब किसी किसान ने खेत में जितनी फसल लगाई है, जो उपज उसको मिली है, उसका आधा तो उसको टैक्स ही दे देना पड़ेगा, तो किसान के पास बहुत कम बचेगा। बट दिस वॉज अलाउद्दीन खिलजी फॉर यू, वेरी ब्रूटल, वेरी अथॉरिटेटिव एंड वेरी अनजस्ट। लेकिन 1316 में इसकी डेथ होती है, और इसकी डेथ के बाद इसको सक्सीड करता है इसका बेटा मुबारक खान, जो कि कमज़ोर रूलर था, और इसीलिए उसको उसका एक गुलाम खुसरो खान मार डालता है, और फिर खुसरो खान रूलर बन जाता है, जो कि एक यूनुक या ट्रांसजेंडर था। ये सब देखकर अलाउद्दीन खिलजी का एक नोबल मैन, उसका एक कमांडर जिसका नाम तुगलक था, वो खुसरो खान की हत्या करता है और इस खिलजी डायनेस्टी का कंप्लीट एंड कर देता है। और इसी के साथ अगली डायनेस्टी की शुरुआत होती है जिसका नाम है तुगलक डायनेस्टी। भाई तुगलक डायनेस्टी में गयासुद्दीन तुगलक, जो इस डायनेस्टी का फाउंडर था, ओरिजिनली गाजी मलिक कहलाता था, खुसरो खान को मार के खिलजी डायनेस्टी का एंड करता है और अलाउद्दीन खिलजी की तरह इम्पीरियलिस्टिक अप्रोच रखता है। इम्पीरियलिस्टिक मतलब होता है साम्राज्यवादी, तो ये साम्राज्यवादी विचारधारा रखता था और दक्षिण भारत की तरफ आगे बढ़ के ही स्प्रेड द दिल्ली सल्तनत इनटू डेक्कन रीजन। जरा एक बार अपन देखते हैं कि इस भारत में अलाउद्दीन खिलजी की जब डेथ हुई थी तब दिल्ली सल्तनत कहाँ से लेके कहाँ तक फैला हुआ था। तो आज के पंजाब के इलाके में फैला हुआ था, सिंध के रीजन्स में फैला हुआ था, हमारे भारत के पंजाब और हरियाणा के इलाके में फैला हुआ था, प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश के इलाके में फैला हुआ था, बिहार और बंगाल के इलाकों में फैला हुआ था, साथ ही साथ गुजरात में फैला हुआ था, प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश के इलाके में फैला हुआ था, ईस्टर्न राजस्थान में फैला हुआ था। ये एक्सपेंशन अलाउद्दीन खिलजी की डेथ के वक्त दिल्ली सल्तनत का था। अब जब गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक आता है तो वो इसको और आगे बढ़ाता है और इस एक्सपेंशन को वो पहुंचा देता है फर्दर आगे डेक्कन इंडिया तक। तो डेक्कन इंडिया में वो महाराष्ट्र के इलाके जीत लेता है, जो देवगिरी के इलाके हुआ करते थे,
जो पहले अलाउद्दीन जीत चुका था लेकिन उसको लूटपाट करके छोड़ दिया था और उनसे टैक्स लेता रहता था। बट गयासुद्दीन तुगलक इन इलाकों को परमानेंटली जीत के दिल्ली सल्तनत में शामिल करना चाहता था और उसने वो कर भी दिया। साथ ही साथ वारंगल के इलाके, जिसको पहले दिल्ली सल्तनत ने लूटा था और लूट के बहुत सारा वेल्थ ले गए थे, कोहिनूर हीरा भी ले गए थे उस समय वहाँ से वो लूट के, वारंगल के प्रताप रुद्र देव से। लेकिन उसी वारंगल को गयासुद्दीन तुगलक परमानेंटली जीत लेता है और परमानेंटली जीत के पूरे डेक्कन रीजन तक अपनी पावर को फैला देता है। तो ये दिल्ली सल्तनत का एक्सपेंशन डेक्कन के इलाकों तक कर देता है और ये इसका एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। तो इस तरह दिल्ली सल्तनत गाजी मलिक या तुगलक गयासुद्दीन के दौर में डेक्कन के इलाकों तक फैल जाती है। लेकिन 1325 एडी में, इन द ईयर 1325 एडी, इसकी डेथ हो जाती है। जब बंगाल के अंदर एक रेबेलियन को क्रश करके ये वापस लौट रहा था, तो इसके वेलकम करने के लिए एक वुडन पैवेलियन बनवाया गया था। जैसे ही उस वुडन पैवेलियन के नीचे ये पहुंचता है, ये वुडन पैवेलियन उसके ऊपर कोलैप्स हो जाता है और इसी के साथ में उसकी और उसके एक बेटे की डेथ हो जाती है और रास्ता साफ हो जाता है अगले रूलर के लिए रूल करने का, जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, जो 1325 एडी से लेके 1351 एडी के बीच में रूल करता है। बेटा था गयासुद्दीन तुगलक का, ओरिजिनल नाम इसका जौना खान था, लेकिन पढ़ा लिखा भी बहुत था। बट पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी उसकी कुछ ऐसी पॉलिसीज़ थी जिनके चलते दिल्ली सल्तनत को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। क्या क्या पॉलिसीज़ थी इसकी? पहली इंपॉर्टेंट पॉलिसी थी इसकी हेवी टैक्सेशन इन दोआब रीजन। दोआब इलाका प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना के नदी के मैदानी इलाकों को कहा जाता है। भाई यहाँ पे खेती बाड़ी अच्छी होती थी, तो इसने यहाँ पे टैक्सेशन बढ़ा दिया। अब टैक्सेशन बढ़ा दिया तो यहाँ के लोग परेशान हो गए, नाराज़ हो गए इससे, और वहाँ के लोगों ने इसके अगेंस्ट ही रेबेलियन कर दिया, जिसको ये कभी क्रश नहीं कर पाया और इसको ये हैवी टैक्सेशन की पॉलिसी को दोबारा लेना पड़ा, वापस लेना पड़ा। फिर इसके मन में आया कि डेक्कन में अपने साम्राज्य को हमने नया नया फैलाया है, तो वहाँ पे और आगे तक हमको जाना है, और इसीलिए इसने क्या किया कि कैपिटल ट्रांसफ़र कर दी दिल्ली से दौलताबाद। भाई देवगिरी जो मैंने आपको बताई थी जगह, उसी देवगिरी को जीतने के बाद में गयासुद्दीन तुगलक के दौर में उसका नाम बदल के दौलताबाद कर दिया था, क्योंकि बहुत दौलत लूटी थी वहाँ से। तो इन्होंने दौलताबाद में अपनी कैपिटल ट्रांसफ़र करी। क्यों? क्योंकि अब दक्षिण में सल्तनत को आगे बढ़ाएंगे। बट फिर इनको रियलाइज़ हुआ कि मंगोलों का खतरा तो उत्तर से है, तो फिर वापस कैपिटल को रीट्रांसफ़र किया दिल्ली में। और इस रीट्रांसफ़र की प्रोसेस में बहुत खर्चा हुआ, बहुत लोग अपने घरों से उजड़ गए, कई लोग रास्ते में मारे गए, और सुल्तान के पैसे भी ख़राब हुए और सुल्तान की इज्जत भी बड़ी ख़राब हुई। फिर इन्होंने टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस करके नुकसान की भरपाई करने की कोशिश करी, जहाँ पे इन्होंने तांबे और चमड़े के सिक्के जारी किए, लेकिन उनकी फेस वैल्यू चांदी के सिक्कों के बराबर कर दी। अब प्लान तो अच्छा था कि लोग नए सिक्के लेने के लिए सुल्तान के पास आएंगे और सुल्तान नए सिक्के देने के बदले लोगों से चांदी रखवा लेंगे अपने खजाने में। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि ये तांबा और चमड़ा इजीली अवेलेबल सब्सटेंसेस थे, इसीलिए लोगों ने इसको अवेलेबल करके अपने घर पर ही सिक्के ढालने शुरू कर दिए, और देखते ही देखते दिल्ली का पूरा मार्केट जाली सिक्कों से भर गया। सुल्तान के ढाले हुए सिक्के कोई ले ही नहीं रहा था। तो सुल्तान को ये पॉलिसी भी वापस लेनी पड़ी और सुल्तान को काफ़ी नुकसान भी होता है इसमें। उसके बाद सुल्तान ये भी कोशिश करता है कि वो खुरासान के इलाकों में आगे बढ़ के ईरान और अफ़गानिस्तान के लगते इलाकों को जीत ले, लेकिन जल्दी उसको ये रियलाइज़ होता है कि ये भी एक इम्प्रैक्टिकल प्लान है, उसको भी वो वापस ले लेता है। कराचिल, जो कि हिमालय के पार के इलाकों को कहा जाता था दिल्ली सल्तनत के दौर में, इन इलाकों को जीतने के लिए भी वो एक्सपीडिशन लॉन्च करता है, लेकिन हिमालयन ट्राइब्स के हाथों बुरी तरह हारने के बाद और हिमालय के फुटहिल्स पर आने वाली भीषण बाढ़ के चपेट में आकर उसकी सेना का बहुत नुकसान होता है और एक कराचिल एक्सपीडिशन भी उसको वापस लेना पड़ता है। एंड में कल्टीवेशन इन द बैरन लैंड्स, नहरों के द्वारा, अच्छे फर्टिलाइजर्स के द्वारा
वो ऐसी ज़मीनों पे खेती करवाने की कोशिश करता है किसानों से जो अदरवाइज बंजर ज़मीन मानी जाती थी। लेकिन ये प्रोजेक्ट भी फेल हो जाता उसका, क्योंकि कई किसान लोन तो ले लेते हैं, सब्सिडीज़ तो ले लेते हैं, लेकिन चुकाते नहीं है सुल्तान को। और सुल्तान के पास इतना वक्त नहीं बचा था इस समय तक आते आते कि वो लोगों से जाके वसूली करे, क्योंकि सुल्तान के इन पॉलिसीज़ के चलते ऑलरेडी पूरी सल्तनत तबाह हो चुकी थी, चारों तरफ विद्रोह रेबेलियंस हो चुके थे। तो सुल्तान उन विद्रोहों और रेबेलियंस को क्रश करने के प्रोसेस में इतना बिजी हो गया था कि अब वो लोगों से कर वसूली के लिए नहीं जा सकता था, या जो लोन्स और सब्सिडीज़ दी थी उनको रिकवर करने नहीं जा सकता था। इसी का फ़ायदा उठा के लोगों ने जम के करप्शन किया। सुल्तान की 1351 एडी में इसी तरह के रेबेलियंस को क्रश करते करते डेथ हो जाती है। ही डाइड, Sultan died in 1351 AD while on the way to crush crush a rebellion in Thatta of Sindh। प्रेजेंट डे पाकिस्तान के सिंध में थट्टा नाम की जगह है। वहाँ पे एक रेबेलियन हो गया था दिल्ली सल्तनत के खिलाफ। उस रेबेलियन को क्रश करने की प्रोसेस में रास्ते में सुल्तान की तबीयत बिगड़ जाती है और सुल्तान की डेथ हो जाती है। इसी के साथ में राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से छुटकारा मिलता है। और फिर आता है फिरोज शाह तुगलक। बाय द टाइम फिरोज शाह तुगलक रूल करता है, दिल्ली सल्तनत बहुत छोटी रह जाती है। पंजाब के इलाके, भारत के पंजाब और हरियाणा के इलाके, उत्तर प्रदेश के इलाके और थोड़े बहुत बिहार के इलाके, दैट्स इट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो दिल्ली सल्तनत का कितना फॉल हो चुका है। थोड़ा बहुत सिंध के इलाके तक भी फैली हुई थी ये, तो यहाँ तक मैं इसको लगा देता हूँ। दिस वॉज दिल्ली सल्तनत। बाकी जितना भी एरिया था, अब आप इस नक्शे को देखो और इस नक्शे को देखो, कहाँ तक फैली हुई है दिल्ली सल्तनत जब तुगलक डायनेस्टी की शुरुआत हो रही है। और अब दिल्ली सल्तनत कहाँ पे पहुँच गई, सब कुछ हाथ से निकल गया ड्यूरिंग द फेज ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। सो दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ डिक्लाइन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। हालांकि जो बचा खुचा एरिया था, उस बचे खुचे एरिया में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक, जो मोहम्मद बिन तुगलक का कजिन था और एक रूलर की तरह चुना गया था, तो ये फिरोज शाह तुगलक बचे हुए हिस्से को मेंटेन करने की पूरी कोशिश करता है। Delhi Sultanate had shrinked largely by the beginning of his rule, and he did not try to expand it either. He ruled with the help of policy of appeasement of three classes। भाई तीन ऐसे वर्ग थे जिसको इसने पूरा अपीज करके रखा कि भाई इनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन तीन वर्गों ने मिलके ही उसको रूलर के तौर पे चुना था। तो भाई इन तीन वर्गों को खुश रखा। वो तीन वर्ग कौन थे? मुस्लिम थियोलॉजियंस, यानी कि जो धर्म गुरु हुआ करते थे, नोबलमैन यानी कि दरबारी, और आर्मी यानी कि उसकी सेना। और मौलवियों को खुश करने के लिए उसने क्या किया, ही कलेक्टेड 4 इंपॉर्टेंट टैक्स जो कि पूरी तरह से इस्लामिक लॉ के हिसाब से डिजाइन थे। खराज, खम्स, जजिया और ज़कात। खराज जैसे कि लिखा हुआ है कि लोगों से लिया जाता था 1/10 उनकी प्रोड्यूस का। अब देखो अलाउद्दीन खिलजी और इनके टैक्सेस में कितना फ़र्क है। अलाउद्दीन खिलजी 50% तक टैक्स ले लेता था, और ओरिजिनली खराज जो इवन इस्लामिक लॉ के हिसाब से 1/10 ही होता था। खम्स कि अगर दिल्ली सल्तनत का कोई सैनिक युद्ध पे जाता है और लूटपाट करता है, तो लूटे हुए माल का 1/5 हिस्सा उसको
सल्तनत को देना पड़ेगा। जजिया हिंदुओं के से लिया जाने वाला टैक्स हुआ करता था, इम्पोज्ड ऑन टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम द हिंदूज, ताकि किसी मुसलमान, ये एक इस्लामिक लॉ था कि अगर मुसलमान शासक है और उसके इलाके में कोई नॉन मुस्लिम्स रहते हैं तो उनको अपने रिलीजन को फॉलो करने के लिए एक टैक्स देना पड़ेगा जिसको जिजिया कहा जाता था। और ज़कात टैक्स लिया जाता था वेल्दी मुस्लिम्स से, जो कि चैरिटी या रिलीजियस पर्पसेस के लिए मुस्लिम्स को अपनी आमदनी में से एक हिस्सा टैक्स के तौर पे देना होता था, जिसको ज़कात कहा जाता था। कुछ और चीज़ें करी थी इन्होंने अपीज करने के लिए मौलवियों को, वो भी मैं लिख देता हूँ। ही imposed jizya on the Brahmins, और दूसरा he prohibited Muslim women from visiting shrines of Sufi saints, क्योंकि ऑर्थोडॉक्स इस्लाम में सूफीज़म को अच्छा नहीं माना जाता था, उनकी टीचिंग्स को अच्छा नहीं माना जाता था। मौलवियों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि मुस्लिम विमेन सूफी सेंट्स की दरगाहों पे जाएं और वहाँ जाके उनको विज़िट करें, तो उसको भी बैन करवाया इसने। जजिया पहले ब्राह्मणों से नहीं लिया जाता था जो कि हिंदुओं के रिलीजियस हेड थे, तो बहुत सारे मुस्लिम सुल्तान जजिया से ब्राह्मण्स को, जजिया ब्राह्मण्स के ऊपर एग्जेम्प्ट करके रखते थे, क्योंकि उनको डर था कि ब्राह्मण से जजिया ले लिया तो ब्राह्मण्स हिंदुओं को इकट्ठा करके, रिलीजियस हेड थे ब्राह्मण्स हिंदुओं के, तो पॉसिबिलिटी थी कि वो ऐसा कर सकते थे कि हिंदुओं को इकट्ठा कर लेते और इकट्ठा करके बड़ा रेबेलियन करवा देते, क्योंकि मेजॉरिटी तो हिंदुओं की थी देश के अंदर। तो इसीलिए ब्राह्मण्स के ऊपर जजिया इम्पोज पहले नहीं होता था, पर इन्होंने किया। बट फिर भी आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा किया था तो क्या ब्राह्मण्स ने फिर ऐसा कुछ किया जिसका डर था, जिसकी वजह से उनको जजिया नहीं लिया जाता था? तो ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक बहुत ब्रूटली ब्राह्मण से जजिया कलेक्ट करने की कोशिश करता है। ब्राह्मण जजिया नहीं देना चाहते थे, तो इस बीच में जितने भी क्षत्रिय थे हिंदू धर्म के अंदर, वो ब्राह्मण्स की तरफ से जजिया दे देते हैं। तो इस तरह फिरोज शाह तुगलक भी खुश रहता है और ब्राह्मण्स भी खुश होते हैं, स्टेटस को मेंटेन रहता है। इसी के साथ में इसने कुछ रिफॉर्म्स के काम भी किए थे, कुछ बड़े शहर भी इसने बनाए, फिरोज़ाबाद, हिसार, जौनपुर, फतेहाबाद, जो ज़्यादातर हरियाणा और उत्तर प्रदेश में है। ब्राह्मण्स के ऊपर जजिया लगाया, एक हॉस्पिटल बनाया दारुल शिफा, जहाँ पे कॉमन लोग दिल्ली के आके अपना इलाज करवा सकते थे। दीवाने खैरात बनवाया, जहाँ पे गरीब मुसलमान लड़कियों की शादी अरेंज करवाई जाती थी, निकाह अरेंज करवाया जाता था। दीवाने इश्तियाक इन्होंने फॉर्म किया, जिसमें कि गरीब लोगों को फाइनेंशियल एड दिए जाते थे, मदद दी जाती थी। एंड ही हेविली रिलाइड ऑन हिज, इन सारे अच्छे बुरे कामों में ही हेविली रिलाइड ऑन हिज मिनिस्टर खाने जहान मकबूल, हु वॉज ओरिजिनली अ ब्राह्मण मिनिस्टर ऑफ प्रताप रुद्र देव। जब गयासुद्दीन तुगलक ने प्रताप रुद्र देव के ऊपर हमला करके वारंगल को जीत लिया था, तो उसके बहुत सारे मिनिस्टर्स को इस्लाम एक्सेप्ट करवा लिया था और अपनी सर्विस में ले लिया था। ऐसा ही एक था खाने जहान मकबूल, जो ओरिजिनली तो एक तिलंगा ब्राह्मण था, लेकिन अब वो दिल्ली सल्तनत की सर्विस में आ गया था। और ये उसी का इंटेलिजेंस था जिसके चलते फिरोज शाह तुगलक इतने लंबे समय तक पीसफुली और स्टेबिलिटी के साथ में रूल कर पाता है। लेकिन जैसे ही फिरोज शाह तुगलक एक फैनेटिक रूलर भी था। Born to a Hindu mother, Firoz Shah Tughlaq had to go up an extra mile to prove his loyalty towards Islam, and thus he did many atrocities towards Hindus. बंगाल की घेराबंदी करी,
1353 और 59 में। जाजनगर जो उड़ीसा में है उसको घेर लिया, उसको लूटा, जगन्नाथपुरी के टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया और 2 लाख लड़कों को गुलाम बनाकर एक डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश कर लिया दीवाने बंदगान का, जिससे दिल्ली सल्तनत को इस पॉइंट से बहुत नुकसान हुआ था, क्योंकि ये 2 लाख गुलाम इसने जब बना लिए ना तो इनका मेंटेनेंस बहुत भारी पड़ गया। इतनी तो उस समय दिल्ली सल्तनत की सेना भी नहीं थी जितने गुलाम इसने इकट्ठे कर लिए थे, बट ये शौक था उसको कि जवान और सुंदर लड़कों को अपना गुलाम बना लेना। तो ये शौक उसने पूरा किया, लेकिन दिल्ली सल्तनत की बची हुई दौलत को भी इस चक्कर में लुटा दिया और उसके बाद बड़ी तेज़ी से दिल्ली सल्तनत का डिक्लाइन होता है। और इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक सेंट्रल एशियन इन्वेडर जिसका नाम होता है तैमूर, जिसे तैमूर लेम या टैमरलेन या फिर तैमूर लंगड़ा भी कहा जाता है। 1398 में जब ये तुगलक डायनेस्टी के ऊपर हमला करता है, तब तुगलक डायनेस्टी का रूलर हुआ करता था नासिरुद्दीन महमूद मोहम्मद तुगलक। पहले तो तैमूर खैबर के दर्रों से उतर के आता है, इंडस रिवर को पार करता है, आज के पाकिस्तान में थलुम्बा और मुल्तान नाम की जगह को लूटता है और उसके बाद उसको कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलता और पंजाब की तरफ से आगे बढ़ते हुए राजस्थान के नॉर्थ में पहुंचता है भटनेर के किले में, जो प्रेजेंट डे राजस्थान के हनुमानगढ़ में सिचुएटेड है। लेकिन वहाँ पे उसको राजपूत और मुसलमानों से स्टिफ रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, बट तैमूर किले को जीत लेता है, ज़्यादातर गैरिसन को स्लॉटर कर देता है और फिर उसके बाद वो दिल्ली को लूटता है बहुत बुरी तरह से। एक छोटी सी लड़ाई होती और उस लड़ाई में नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक को वो डिफीट करता है, दिल्ली को लूटता है। दिल्ली को लूट के वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के इलाके में आगे बढ़ता है, लेकिन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में जाट और गुर्जर और राजपूत ये मिलकर एक अलायंस बनाते हैं और अलायंस बना के हरवीर सिंह गुलिया की लीडरशिप में तैमूर को कड़ी टक्कर देते हैं, जिसके बाद तैमूर को अपने एक्सपीडिशंस भारत में एंड करके वापस सेंट्रल एशिया में लौटना पड़ता है। लेकिन तभी सेंट्रल एशिया में लौटने के बाद वो उत्तर भारत पे परमानेंटली अपना रूल कायम कर देता है, वहाँ पे अपना एक गवर्नर छोड़ देता है जिसका नाम होता है खिज्र खान। और खिज्र खान तैमूर की डेथ के बाद 1414 एडी में अपने आप को इंडिपेंडेंट अज्यूम करता है और इंडिपेंडेंस अज्यूम करने के साथ ही एक नई डायनेस्टी की शुरुआत होती है 1414 में, सैयद डायनेस्टी। लेकिन ये डायनेस्टी जो तुगलक डायनेस्टी वो 1398 एडी में ही ख़त्म हो गई। तो बाकी के 16 साल क्या हुआ? बाकी के 16 साल ये पूरा उत्तर भारत पॉलिटिकली डिसइंटीग्रेट हो चुका था और उत्तर भारत के इलाके, बाकी भारत तो पॉलिटिकली डिसइंटीग्रेट हो ही गया था, लेकिन उत्तर भारत के इलाके तैमूर के एम्पायर का हिस्सा बन गए थे। इसीलिए देयर इज़ नो मेंशन ऑफ एनी दिल्ली सल्तनत बिटवीन 1398 टू 1414। लेकिन 1414 में जब तैमूर की डेथ हो जाती, तैमूर की डेथ तो पहले ही हो गई थी, लेकिन 1414 तक आते आते तैमूर की पावर भी ख़त्म हो जाती है, उसके जो सन और ग्रैंड सन थे वो भी कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो फिर उसका फ़ायदा उठा के तैमूर का गवर्नर खिज्र खान अपने आप को इंडिपेंडेंट करता है और सैयद डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट कर देता है। पर ये सैयद डायनेस्टी कमज़ोर और छोटी डायनेस्टी थी जिसको खिज्र खान ने फाउंड तो किया था, लेकिन इसका लास्ट रूलर अलाउद्दीन आलम शाह था, जिसने अपने ही एक कमांडर के थ्रेट से थ्रोन को एब्डिक्ट कर दिया, थ्रोन को छोड़ दिया और इसी के साथ सैयद डायनेस्टी का भी एंड होता है और उनके बाद आती है लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी आखिरी मेजर डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत की, लेकिन आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हो कि इनका एरिया ऑफ रूल बहुत छोटा रह गया था, पहले जैसी दिल्ली सल्तनत वाली बात नहीं रह गई थी। इस डायनेस्टी का फाउंडेशन किया था बहलोल खान लोधी ने, जो कि पश्तून, एक पठान था। इससे पहले कभी भी कोई पठान या पश्तून दिल्ली का रूलर नहीं बना था, ये पहला था जो ऐसा करने में कामयाब होता है। वैसे तो ये घोड़ों का व्यापारी था, लेकिन सैयद डायनेस्टी के दौर में इसका पावर और इसका वेल्थ बहुत बढ़ता है और उसी का फ़ायदा उठा के ये रिबेलियन करता है, डायनेस्टी का फाउंडेशन करता है, कुछ हद तक थोड़ा बहुत दिल्ली सल्तनत को स्ट्रॉन्ग करता है, क्योंकि ये जौनपुर और मेवात के इलाके जीत लेता है।
जौनपुर और मेवात के इलाके, देखिए जौनपुर जो है, जौनपुर को कहा जाता था शर्की डायनेस्टी। जब तैमूर का हमला हुआ था तो तैमूर के हमले के साथ ही उत्तर भारत में पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन हो गया था। तो ये जो उत्तर प्रदेश का इलाका है, यहाँ पर एक अलग ही सल्तनत बन गई थी जिसको शर्की सल्तनत कहा जाता था। तो इसके ऊपर अटैक किया बहलोल खान लोदी ने, इसको डिफीट करके दोबारा दिल्ली सल्तनत का हिस्सा इसने बना लिया। क्योंकि ये पश्तून था, पठान था, और इनके यहाँ ट्राइबल कल्चर और कस्टम्स चलते थे, तो जो भी जीते हुए इलाके होते थे ये बांटे जाते थे। बट इसने ऐसा नहीं किया, तो इसके भाइयों को बुरा तो लगा कि इसने इलाका बांटा नहीं बाकी कबीले के लोगों में, पर इसने उनको खुश करने के लिए उनको गिफ्ट दिए, उनको बहुत बड़ी बड़ी जागीरें दी, और साथ ही साथ कभी भी किसी को बुरा ना लगे इसीलिए खुद भी कारपेट बिछा के सबके साथ बैठ के ज़मीन पे ही दरबार लगाता था, कभी सिंहासन पे नहीं बैठा। फिर इसके बाद इसका बेटा आता है निज़ाम खान, जो सिकंदर लोदी का टाइटल अज्यूम करता है और रूलर बनता है। 1489 से लेके 1517 तक ये रूल करता है। गज़ ए सिकंदरी नाम की यूनिट इंट्रोड्यूस करता है, जो कि लैंड को मेजर करने की एक यूनिट हुआ करती थी, क्योंकि लैंड को मेजर करने में बहुत सारी इर्रेगुलरिटीज़ हुआ करती थी पूरे भारत के अंदर। तो एक यूनिट ये लेके आता है कि मेरी ये यूनिट है, मैं इससे ही सारी ज़मीनों को मापूंगा, और उसको नाम देते हैं गज़ ए सिकंदरी। ग्वालियर को कैप्चर करके सल्तनत को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर इसको 2 लड़ाइयों में डिफीट करते, जिसके बाद ये ग्वालियर के ऊपर कब्जा करने के अपने इरादे को ड्रॉप कर देता है। ग्वालियर को कब्जा करने के इरादे से ही इसने ही हैड एस्टैब्लिश्ड अ कैपिटल एट आगरा। इवन जो दिल्ली था, दिल्ली को तो एक मेजर टाउन था ही था, लेकिन आगरा को भी एक मेजर टाउन के तौर पे डेवलप करता है ये, क्योंकि आगरा से ग्वालियर की दूरी कम थी और इस दूरी पे हमला करके ग्वालियर को जीतने की पॉसिबिलिटी इसको ज़्यादा लगती थी, बट ऐसा हो नहीं पाया। एक और फैक्ट जो इसके बारे में याद रखना है कि ये पोएट भी था, शायरी लिखता था, और इसका जो पेन नेम ये यूज़ करता था, दैट पेन नेम वॉज गुल रुखी। तो गुल रुखी इसका पेन नेम था, और इसी के साथ में फिर इसकी डेथ होती है 1517 AD के अंदर। और फिर इसके बाद इसका बेटा आता है इब्राहिम। इब्राहिम एक ऐसा इंसान था जो अपने पुराने पश्तून ट्रेडिशंस भुला चुका था, और वो सिंहासन पर बैठ के रूल करना, अपने ट्राइब्समैन को बड़ी बड़ी जागीरें नहीं देना, उनको गिफ्ट नहीं देना, उनको खुश नहीं रखना, जैसे काम करता था। इसीलिए बड़ा ज़िद्दी और इंटॉलरेंट था, और इसकी वजह से उसके कई ट्राइब्समैन और उसके कई किन्समैन उससे नाराज़ हो गए, उसके अगेंस्ट रेबेलियन करने लग गए। और जैसे ही कोई उसके अगेंस्ट रेबेलियन करता, ये और ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता, उसको बहुत ब्रूटली पनिश करता, ह्यूमिलिएट करता। तो इसीलिए सब इसके अगेंस्ट हो गए थे, कमज़ोर ये हो चुका था। इसी बीच क्योंकि दिल्ली सल्तनत वीक हो चुकी थी, तो उस समय के राजपूताना और आज के राजस्थान में राजपूतों की बड़ी ताकत उभर गई थी राणा संग्राम सिंह या राणा सांगा की लीडरशिप में, जिन्होंने खटौली की लड़ाई में और धौलपुर की लड़ाई में दो लड़ाइयाँ होती। खटौली की लड़ाई 1517 में, भाई जैसे ही इब्राहिम लोदी सुल्तान बना था, उसका वेलकम किया था राजपूतों ने एक लड़ाई से और उसको हरा दिया था। धौलपुर की एक और लड़ाई होती कि अपनी हार का बदला लेने के लिए सुल्तान इब्राहिम एक और हमला करता है, लेकिन इस हमले में भी सुल्तान की बुरी तरह हार होती। तो एक बात साबित हो जाती है कि अब दिल्ली सल्तनत कोई पैरामाउंट पावर नहीं रह गई थी उत्तर भारत में। राजपूत सब दिल्ली सल्तनत से ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके थे और दिल्ली आगरा खतरे में था। लेकिन पानीपत की पहली लड़ाई जो मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर नाम के एक इन्वेडर के अगेंस्ट होती है, उस लड़ाई में ये हार जाता है।
मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर छोटी सेना लेके आता है, लेकिन उसके पास में तोपें थी, बंदूकें थी, और उन तोपों बंदूकों का यूज़ करके वो इब्राहिम की एक बड़ी सेना को डिफीट कर देता है डिसाइसिवली, जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। और पानीपत की लड़ाई जीत के दिल्ली सल्तनत का खात्मा कर देता है। तो इस तरह पॉलिटिकल हिस्ट्री दिल्ली सल्तनत की पूरी होती है। लेकिन इस सारी पॉलिटिकल हिस्ट्री की जो मेजर इन्फॉर्मेशन है हमको कुछ खास लिटरेचर से पता चलती है। ये लिटरेचर्स अबू बकर के चचनामा है, जिसके अंदर हमको जानकारी मिलती है कि किस तरह से सिंध में मोहम्मद बिन कासिम का हमला होता है, और इस हमले में राजा दाहिर की हार और डेथ होती है, और सिंध के ऊपर अरब खिलाफत का एस्टैब्लिशमेंट होता है। दूसरी, तीसरी और चौथी किताब अल बैरूनी की लिखी हुई है, जो तहकीक हिंद, कानून मसूदी और जवाहिर अल जवाहिर है, जिसके अंदर उसने इंडिया के बारे में बताया है। तहकीक हिंद के अंदर, कानून मसूदी के अंदर उसने बताया है मोहम्मद महमूद गजनवी। देखिए, अल बैरूनी कौन था? अल बैरूनी महमूद गजनवी का एक कंपेनियन था, एक स्कॉलर था। जब महमूद गजनवी भारत पे हमले कर रहा था तो ये स्कॉलर उसके साथ आया था और इंडिया को स्टडी किया था, और इंडिया को स्टडी करके इंडिया के ऊपर कई किताबें लिखी थी, जिसमें जवाहिर अल जवाहिर और तहकीक हिंद, या जिसको किताबुल हिंद भी कहा जाता है, वो इम्पॉर्टेंट है। हसन निज़ामी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्टोरियन है, जिसने ताजुल महासीर लिखी है, जो कि अर्ली फेज ऑफ सल्तनत के बारे में लिखी हुई है। तो सल्तनत का जो अर्ली फेज था, शुरुआती फेज था, उस फेज की इतिहास के बारे में ताजुल मासीर में लिखा हुआ है। तबाकत नासिरी मिनहाजुस सिराज की लिखी हुई किताब है, जो नासिरुद्दीन महमूद के ज़माने तक के इतिहास को बताती है, जो 1246 से लेकर 1266 तक रूल करता है। आमिर खुसरो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्टोरियन है, जिसको तूतिया ए हिंद या पैरट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। खजानुल फतू अलाउद्दीन खिलजी के मिलिट्री एक्सपीडिशंस के ऊपर लिखी हुई किताब है। आशिका एक रोमांटिक लिटरेचर है। लैला मजनू एक रोमांटिक लिटरेचर है। तुगलकनामा तुगलक्स की हिस्ट्री के ऊपर लिखी हुई किताब है। ज़ियाउद्दीन बर्नी ने फतवा जहांदरी, जो कि एक रिलीजियस बुक थी, उसको लिखा था कि भाई दिल्ली सुल्तान के मुस्लिम रूलर्स को किस तरह से रूल करना चाहिए और वो किस तरह से रूल करते हैं। ज़ियाउद्दीन बर्नी ने फ़िरोज़ शाह तुगलक की तारीख, यानी कि उसकी बायोग्राफी भी लिखी है, तारीख़ फ़िरोज़ शाही, जिसमें तारीख़ फ़िरोज़ शाही का मतलब है कि फ़िरोज़ शाह तुगलक के ज़माने से पहले से लेकर फ़िरोज़ शाह तक, और फ़िरोज़ शाह के ज़माने तक क्या हुआ, वो इतिहास भी हमको इससे पता चलता है। खुद फ़िरोज़ शाह तुगलक ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, फुतूहत फ़िरोज़ शाही। फ़िरोज़ाबादी नाम के एक स्कॉलर ने कमस नाम का लिटरेचर लिखा, जो अगेन उस दौर के इतिहास को बताता है। फ़खरुद्दीन तारीख़ मुबारक शाही लिखते हैं। और मुबारक शाही यानी कि मुबारक शाह कौन थे? तो ये थे मुबारक शाह या मुबारक ख़ान, जो अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था, जो कुछ साल के लिए, 2 साल के लिए थ्रोन पे बैठा था। तो उसके दौर के इतिहास को लिखते हैं फेज़ ऑफ मुबारक ख़ान, जो अलाउद्दीन का बेटा था। तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत से लेके मुबारक ख़ान तक के दौर में क्या हुआ, ये फ़खरुद्दीन ने लिखा। और इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के ज़माने का बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया है किताबुल रहला में, जो कि एक मोरक्कन ट्रैवलर था और भारत के अंदर आया था। तो ये तो रही बात दिल्ली सल्तनत के इम्पॉर्टेंट लिटरेचर्स की, जिसको आप अच्छे से अपने नोट्स में लिख लेना और याद रख लेना, ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली सल्तनत में कैसा हुआ करता था। तो एक तरफ हमने बात करी थी कि सुल्तान अल्तमश ने इक्तादारी सिस्टम को प्रोपोगेट किया था। अब इक्ता होता क्या था? इक्ता होता था प्रोविंसेस, जिसके अंदर रूल करने वाले गवर्नर को मुफ्ती या वली कहा जाता था, और हर प्रोविंस को कई डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा जाता था, जिन्हें शिक कहा जाता था, और हर शिक को लीड करने वाले को शिकदर कहा जाता था। हर डिस्ट्रिक्ट को सब डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा जाता था, जिन्हें परगना कहा जाता था,
और इन परगनों को लीड करने वाले को आमिल कहा जाता था। और फिर परगनों को फर्दर गांवों में, विलेजेस में डिवाइड किया जाता था और हर विलेज को लीड करने वाला मुकद्दम या चौधरी मुकद्दम कहलाता था। तो इस तरह प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से दिल्ली सल्तनत का वेल अरेंज्ड और मैनेज्ड था। अब बात करते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की, कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से ये मैनेज करते थे। तो सुल्तान वॉज दी ओवरऑल अथॉरिटी, ही वॉज अबव एवरी लॉ। सुल्तान का एक डेप्यूटी होता था जिसको नाइब ए सुल्तान भी कहा जाता था या सिंपली नाइब भी कहा जाता था। और इनके अंडर में कई डिपार्टमेंट्स होते थे और ये डिपार्टमेंट्स अलग अलग काम करते थे। जैसे वजीर होता था एक, जो प्राइम मिनिस्टर होता था। जनरली वजीर और नाइब एक जैसे ही होते थे, लेकिन कुछ केसेस में अलग भी होते थे। तो वजीर प्राइम मिनिस्टर होता था जो फाइनेंस का डिपार्टमेंट भी ज़्यादातर देखता था। फिर होता था दीवाने रिसालत, जो फॉरेन मिनिस्ट्री या फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर को कहा जाता था। सदर जो कि मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक लॉ होता था। दीवाने इंशा, जो करस्पॉन्डेंस की मिनिस्ट्री होती थी, जैसे हम आजकल बात करते हैं ना इंफॉर्मेशन, तो वैसे सूचना आदान प्रदान करने वाली मिनिस्ट्री हुआ करती थी। दीवाने अरिज, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता था दिल्ली सल्तनत के अंदर, जो डिफेंस और वॉर मिनिस्टर हुआ करता था, दीवाने अरिज। और फिर होता था क़ज़्ल उल क़ुज़्ज़त, जो मिनिस्टर ऑफ जस्टिस हुआ करता था, जिसको काजी भी बोलते थे या चीफ काजी या क़ज़्ल उल क़ुज़्ज़त भी इसको कहा जाता था। तो ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था। सुल्तान और सुल्तान के अंडर में आने वाले सारे मेजर मिनिस्टर्स मिलके अपने अपने डिपार्टमेंट्स को गवर्न करते थे और इस तरह सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन प्रोविंस से लेके विलेज तक अरेंज्ड था, कहाँ पे कौन से अधिकारी काम करेंगे। तो इस तरह से टैक्स कलेक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली सल्तनत के अंदर किया जाता था। जहाँ तक सोसाइटी की हम बात करें दिल्ली सल्तनत के दौर में, तो इस सोसाइटी को समझने के लिए हम सोसाइटी को दो पार्ट्स में डिवाइड करके देखें। पहले हिंदू और मुस्लिम्स। पहले हिंदुओं की बात करते हैं कि दिल्ली सल्तनत के दौर में हिंदुओं की क्या हालत थी, उनकी सोशल कंडीशन क्या थी। हिंदूज वेर क्लासिफाइड इनटू क्लासिकल 4 वर्ण सिस्टम। भाई हिंदुओं का समाज वैसा ही चल रहा था जैसे कि सल्तनत के एस्टैब्लिशमेंट से पहले के ज़माने में चला करता था। चतुर्वर्णीय व्यवस्था, ब्राह्मण और राजपूत ये प्रिविलेज्ड हुआ करते थे। और जहाँ तक विमेन की कंडीशन का सवाल है, उसका काफ़ी डिटीरियोरेशन हुआ था, क्योंकि इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट के दौर में विमेन किसी ट्रॉफीज की तरह कंसिडर की जाने लग गई थी, ख़ास तौर पे मुस्लिम इन्वेडर्स के द्वारा, जिसकी वजह से हिंदुओं में भी पर्दा सिस्टम और अपनी औरतों को घरों में रखने की परंपरा बढ़ने लग गई थी। साथ ही साथ चाइल्ड मैरिजेस को भी बढ़ावा दिया जाने लग गया था, क्योंकि हर कोई ये चाहता था कि अगर उसके घर में बहुत सारी बेटियां हैं तो फटाफट उनकी शादी हो जाए और उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उनके हस्बैंड्स के ऊपर आ जाए। Some queens in Hindu society exercised influence in their kingdoms or clans. वैसे राज परिवारों के अंदर जो रानियां होती थी या राजकुमारियां होती थी, उनको पढ़ने लिखने का भी अवसर मिलता था और साथ ही साथ कभी कभी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां निभाने का भी उनको अवसर मिलता था। और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। एक बहुत क्लासिक एग्जाम्पल इसका है रानी कर्णावती, जो चित्तौड़ की रानी थी। और राणा संग्राम सिंह की डेथ के बाद उन्होंने चित्तौड़ को कई दिनों तक रूल किया था एक राजमाता के तौर पे। तो इस तरह की और भी कई रानियां अलग अलग इलाकों में थी जो अपने हस्बैंड्स के डेथ के बाद अपने किंगडम को लीड करती है। तो हिंदू सोसाइटी के अंदर कुछ हद तक विमेन की कंडीशन ठीक भी थी, लेकिन अगर हम हिंदू सोसाइटी में ख़राब क्या था उसकी बात करें, तो जो अनटचेबिलिटी और डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट सिस्टम, वर्ण सिस्टम था, दिस वॉज नॉट अप टू द मार्क इन द हिंदू सिस्टम, हिंदू सोसाइटी। और बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किए जाते थे, जिन्हें लोअर कास्ट्स का माना जाता था या अनटचेबल्स माना जाता था। जहाँ तक मुस्लिम सोसाइटीज़ का सवाल है, तो मुस्लिम सोसाइटी दिल्ली सल्तनत के दौर में दो पार्ट्स में क्लासिफाइड थी, एक अशराफ और दूसरे अजलाफ। अशराफ
वो होते थे जो अपने आप को अरब्स के, पर्शियंस के या अफगानों के डिसेंडेंट्स मानते थे। और साथ ही साथ कुछ ऐसे हायर कास्ट हिंदू भी होते थे जो कन्वर्ट होके मुस्लिम बन जाते थे, वो भी अशराफिया के कैटेगरी में आते थे। लेकिन अजलाफ वो हिंदुओं को माना जाता था जो कन्वर्ट हुए हैं लो कास्ट से और मुसलमान बन गए हैं। तो जो अरब्स के डिसेंडेंट्स, पर्शियंस के डिसेंडेंट्स, अफगानों के डिसेंडेंट्स या हायर कास्ट हिंदुओं के कन्वर्ट्स होते थे इस्लाम के अंदर, ये सब अशराफ एलीट वर्ग होता था मुस्लिम्स का। और जो कुछ लोअर, सो कॉल्ड लोअर कास्ट हिंदूज इस्लाम को एक्सेप्ट कर लेते थे अलग अलग वजहों से, उनको इस्लाम के अंदर भी ऊंचा दर्जा नहीं मिला था अनफॉर्चुनेटली, और उन्हें अजलाफ कहा जाता था। हालांकि वो हिंदू सोसाइटी की तरह वहाँ पर अनटचेबल्स नहीं होते थे, लेकिन डेफिनेटली अशराफ वर्ग, उनके साथ में किसी तरह के कोई मैट्रिमोनियल रिलेशंस या ऐसी कंपनी जिसमें साथ में बैठकर खाना खाएं अवॉइड करते थे। जहाँ तक मुस्लिम सोसाइटी के अंदर विमेन की कंडीशन का सवाल है, तो कंडीशन ऑफ विमेन वॉज पैथेटिक इन द मुस्लिम सोसाइटी। शी वॉज मोर एन ऑब्जेक्ट एंड अ ट्रॉफी। वो ज़्यादातर एक ऑब्जेक्ट या ट्रॉफी की तरह ही देखी जाती थी। अक्सर ये देखा जाता था कि जब कोई एक मुस्लिम रूलर दूसरे मुस्लिम रूलर को डिफीट कर देता था, तो हारे हुए मुस्लिम रूलर की जितनी भी वाइव्स या लेडीज़ होती थी, वो उनको अपनी वाइव्स या अपनी लेडीज़ बना लेता था। तो ये ट्रॉफीज़ की तरह यहाँ पे देखी जाती थी। सम मुस्लिम क्वींस और कॉन्क्यूबाइंस वेयर इन कंट्रोल ऑफ देयर हैरम। अगर कोई इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम लेडी रहती भी थी तो वो सिर्फ अपने हरम तक रहती थी, जहाँ पे उसकी तरह और भी दूसरी रानियाँ या दासियाँ रहती थी। उनका कंट्रोल अगर कहीं होता भी था तो सिर्फ अपने हरम तक होता था। टेकिंग स्लेव्स वॉज कॉमन इन मुस्लिम सोसाइटी बाय बोथ मैन एंड वुमेन। जो रॉयल फैमिली के मैन होते थे और वुमेन होती थी, वो गुलाम खरीदते ही रहते थे। पुरुष स्त्री किसी को भी गुलाम की तरह खरीद लिया जा सकता था। ज़्यादातर जो मुस्लिम किंगडम्स हुआ करते थे, उनके जो बड़े बड़े टाउन्स हुआ करते थे, वहाँ पर गुलामों की मंडी लगा ही करती थी और लगातार अच्छे गुलामों को रॉयल फैमिली के लोग खरीदते ही रहते थे, चाहे वो औरत हो या फिर आदमी हो। तो इस तरह की कुछ सोसाइटीज़ दिल्ली सल्तनत के अंदर हुआ करती थी। अब बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के आर्किटेक्चर की। यहाँ पे आपको कई फीचर्स दिखाई दे रहे हैं जो दिल्ली सल्तनत के एक नवीन आर्किटेक्चर की बात दिखाते हैं। वैसे दिल्ली सल्तनत के इस्टेब्लिशमेंट से पहले भारत में जो आर्किटेक्चर था वो प्योरली राजपूत, या उत्तर भारत में बात करूँ मैं तो नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर था। साउथ इंडिया में बात करें तो द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर था। इन दोनों के बीच के डेक्कन के इलाके में बात करें तो वेसर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर था। लेकिन इस्लामिक रूल के भारत में आने के साथ ही एक नया इनोवेशन होता है आर्किटेक्चर के फील्ड में, जिसे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, या इसको इंडो पर्शियन भी कहा जाता है। कुछ नए फीचर्स ऐड होते हैं इस आर्किटेक्चर के अंदर, जैसे कि बिल्डिंग्स के ऊपर बड़े बड़े डोम्स को बनाना, जिसे गुंबद या गुंबज भी कहा जाता है। इस तरह के आर्किटेक्चरल फीचर पर्शिया के अंदर हुआ करते थे, और दिल्ली के रूलर्स पर्शिया के कल्चर को बहुत अच्छा मानते थे, इसलिए बहुत सारे फीचर्स वहाँ से एज इट इज़ लेके आ गए थे। तो ये गुंबज से, भाई हमारे भारत के अंदर पहले गुंबज नहीं होते थे, शिखर हुआ करते थे, या साउथ इंडिया के मंदिरों के ऊपर विमान हुआ करते थे। लेकिन अब ये नया फीचर ऐड होता है जो देखने में बिल्डिंग की ग्रैंडनेस को बहुत बढ़ा देता था, गुंबद या गुंबज। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, वो है मीनार। भारत के पहले आर्किटेक्चर में स्तंभ बना करते थे, यानी कि पिलर्स। लेकिन ये फ्री स्टैंडिंग पिलर्स 21-22 फीट से ज़्यादा ऊंचे नहीं होते थे। पर यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के दौर में हम ये पढ़ते हैं कि ऊंची ऊंची मीनारें बनाई जाती थी। तो ये मीनारों का आर्ट भी पहला और नया आर्ट था जो भारत में इस दौर में इंडक्ट हुआ था। तीसरा है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड एज कैलीग्राफी। इसको कैलीग्राफी कहा जाता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, कैलीग्राफी।
क्योंकि दिल्ली के सुल्तान मुसलमान थे, इस्लाम को फॉलो करते थे और इसीलिए उनके धर्म में मूर्तियां बनाना अलाउड नहीं था। तो अपनी बिल्डिंग्स को डेकोरेट करने के लिए उनके कारीगर उन बिल्डिंग्स के ऊपर सुंदर अरेबिक हैंडराइटिंग में, हैंडराइटिंग तो नहीं बोल सकते उसको, लेकिन सुंदर अरेबिक स्क्रिप्ट के अंदर इंस्क्रिप्शंस लिखा करते थे। इंस्क्रिप्शन इंस्क्राइब करवा दिया करते थे। तो ये सुंदर अरेबिक राइटिंग में इंस्क्रिप्शंस बनाए हुए बिल्डिंग की दीवारों को ब्यूटीफाई कर देते थे। इसको कैलीग्राफी कहा जाता था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत ही सिमेट्रिकली ऑर्गेनाइज्ड ज्योमेट्रिकल शेप्स की जालियां बनाई गई हैं, जिनको कहा जाता है परफोरेटेड विंडोज। इनको जाली वर्क या परफोरेटेड विंडोज भी कहा जाता है। इस तरह की विंडोज में सुंदर जालियां बनाने का आर्किटेक्चर भी एक नया इनोवेशन था, जो ईरान से ही डिराइव होके, ईरान से ही इंस्पायर होके भारत के अंदर भी आया था। यहाँ पे जो बिल्डिंग आप देख रहे हो, ये मांडव के जहाज महल की बिल्डिंग है और यहाँ पे जो आर्किटेक्चर हम देख रहे हैं इसको बोलते हैं स्लोपिंग वॉल। तुगलकों के ज़माने में इस तरह का आर्किटेक्चर बहुत बना, जहाँ पे दीवारों के बेस बहुत बड़े बनाए जाते थे ताकि उसके ऊपर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी की जा सके। मजबूत नींव होगी तो बिल्डिंग भी ताकतवर और मजबूत और ऊंची हो सकती है। तो ये स्लोपिंग वॉल्स बनाई जाती थी जिससे दीवारों की नींव बहुत चौड़ी हो और जैसे जैसे दीवारें ऊपर की तरफ जाती रहे वो नैरो होती जाए, लेकिन ऊपर वो बहुत सारा वेट कैरी कर सकती थी अपने ऊपर, चाहे वो गुंबद हो या कोई बिल्डिंग का वेट हो। तो इस तरह के स्लोपिंग वॉल आर्किटेक्चर हमको देखने को मिलते हैं दिल्ली सल्तनत के दौर में। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो ये अधूरी बिल्डिंग है। जब ये बिल्डिंग अपने ज़माने में हुआ करती थी तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा गुंबज हुआ करता था, एक बहुत बड़ा डोम हुआ करता था, लेकिन वो डोम विद द कोर्स ऑफ टाइम टूट गया। तो अब ये सिर्फ निचला हिस्सा रह गया इस बिल्डिंग का, लेकिन ये स्लोपिंग वॉल आर्किटेक्चर था। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आर्किटेक्चर जो आप देख रहे हो इसको कहते हैं अरेबिस्क स्टाइल, जिसमें अगेन खिड़कियों को, दीवारों को ब्यूटीफाई करने के लिए अलग अलग जियोमेट्रिक पैटर्न्स को सिमेट्री के साथ अरेंज किया जाता था, क्योंकि सल्तनत कालीन सुल्तान अपनी दीवारों के ऊपर मूर्तियां बना के उसको ब्यूटीफाई नहीं कर सकते थे जैसे कि हिंदू टेम्पल्स होते थे। तो वो ब्यूटीफाई करने के लिए अलग अलग जियोमेट्रिक शेप्स को सिमेट्रिकली अरेंज करके ऐसा रखा जाता था कि देखने में बहुत सुंदर लगे। तो इस तरह हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत के दौर में कुछ नए आर्किटेक्चरल फीचर्स का इंट्रोडक्शन होता है इंडिया के आर्ट फॉर्म्स में। यही आर्ट फॉर्म्स मुगल पीरियड में हम देखेंगे कि और ज़्यादा फाइन होते हैं और कुछ नए फीचर्स के रूप में हमारे सामने आते हैं। इसी के साथ आज के लेक्चर को हम यही एंड करेंगे। जय हिंद।